वंदे मातरम साथियों, मेरा नाम है विकास पाटनी और आप देख रहे हैं आरडीटीवी भारत। आरडीटीवी भारत निरंतर श्रृंखला चला रहा है राजीववादियों की मन की बात, अपनों के साथ, उनके अपनों के साथ कुछ ऐसे लोगों को लेकर आ रहा है सामने जो देश के अंदर पर जागृति की उस लहर को खड़ी करके रखते हैं जो नदी के खिलाफ पे तैरने के समान माना जाता है। ये एक ऐसी लड़ाई है जिसमें निरंतर संघर्ष है, निरंतर अपने विवेक के साथ, धैर्य के साथ उस दुनिया की उन विश्व सत्ताओं से लड़ने की एक ऐसी आग है, एक ऐसी ज्वलंत क्रांति है जिसके रूप में इस देश में कुछ लोगों ने विशेष कार्य किए हैं। उसी रूप में आज हमारे सामने एक ऐसे व्यक्ति हैं जो महाराष्ट्र से डॉक्टर हैं और वो होम्योपैथी के बहुत अच्छे चिकित्सक हैं, डॉक्टर विलास जगदाले जी, वो हमारे सामने आने वाले हैं, उनको मैं जोड़ने जा रहा हूँ। इसी में मैं ये बताना चाहता हूँ, उन्होंने अटूट परिश्रम किया है इस काम के लिए, उन्होंने निरंतर बेबाकी से हर बात बोली है। कोई भी प्रश्न कैसा भी जुड़ा हुआ हो, चाहे वो प्रश्न किसी भी चीज की वैक्सीन का रहा हो या दुनिया के अंदर पे वर्तमान महामारी के रूप में हो, या फिर वो हर चीजें, जो चीज लोगों के दिमाग में चलती है कि विश्व के अंदर आखिर ये कौन सी योजनाएं हैं जो ऐसा स्वरूप लेती जा रही है जिससे समाज एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस रहा है जैसे चक्रव्यूह में कभी अभिमन्यु फंसा था और वो निरंतर मारा जाता था। मैं बहुत स्वागत करना चाहता हूं, हमारे साथ हैं डॉक्टर विलास जगदले जी, उनका स्वागत करता हूं। नमस्कार विलास जी, कैसे हैं आप? नमस्कार पटनी साहब, मैं बहुत बढ़िया हूँ और आपका धन्यवाद, आपकी टीम का धन्यवाद जो आपने मुझे मौका दिया सबसे जुड़ने का और आपके साथ चर्चा में आने का। आपका डॉक्टर साहब थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय के साथ, वैसे आपको सब पहचानते हैं लेकिन संक्षिप्त परिचय, और उसके बाद हम प्रारंभ करते हैं चर्चा को। मैं डॉक्टर विलास जगदाळे, एमडी होम्योपैथी, औरंगाबाद महाराष्ट्र से हूँ। 2008 से मैं प्रैक्टिस में हूँ और 2005-2006 से मैं इन सभी जो चल रहे षड्यंत्र है इसके ऊपर हम ध्यान रखे थे, कौन किस तरह से काम कर रहा है। रॉकफेलर फाउंडेशन हो, गेट्स फाउंडेशन हो, या रॉकचाइल्ड हो, या मॉर्गन हो, किसिंजर, हेनरी किसिंजर हो, तो ये सब पे हम लोगों को जागरूक तब तक राजू भाई थे 2010 तक, तो उनका साथ हम भी इसको प्रचार भी करते थे। बाय एज अ डॉक्टर हम उसको लिंकअप करके समझाते थे कि राजू भाई ने जो कहा है इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। साथ में राजू भाई जी होम्योपैथी के भी बहुत अच्छे सपोर्टर थे, उन्होंने बहुत से उनके वीडियोस में होम्योपैथी के बारे में बताया था, तो इनडायरेक्टली हम उनको और एक तरह से एक आइडल मानते थे कि भाई ये हमारे होम्योपैथी को भी, आयुर्वेदिक तो करते ही थे वो, पर होम्योपैथी का भी वो सपोर्ट करते थे। तो ये फिर 2010-9 में स्वाइन फ्लू आया, 2012 में इन्होंने एक इन्फ्लुएंजा लाने का ट्राई किया, 2016-17 में इन्होंने मीजल्स रूबेला लाने का ट्राई किया। ये तब बता रहे थे मीजल से मर जाएंगे तब बच्चे मर जाएंगे, तब मैंने इसको विरोध किया था। 2018 में मैंने 80 लाख पोलियो इन्फेक्टेड वैक्सीन वायल जो आए थे उनको रोकने के लिए मैंने प्रयास किया और उसको रोक पाया। और फिर जब देखा कि ये लोग मानने नहीं वाले और ये अडल्ट टीका लाएंगे किसी न कारणवश, क्योंकि इनको लाना है ID 2020 की, तो हमें 2012-13 से चल रहा था कि ये किसी तरह से हमें आज आधार कार्ड दिखा रहे हैं, आधार कार्ड दिखा के ये हमको आज अपनी आइडेंटिफिकेशन ले रहे हैं, बाद में ये किसी तरह से डिजिटल आइडेंटिफिकेशन ये लाएंगे, ये हम जानते थे। और वो 2018 में उन्होंने जब नाटकीय स्वरूप से इवेंट 201 किया, तब कंफर्म हो चुका कि अरे ये लोग तब करने ही वाले। तब फिर मैंने वैक्सीन कोड इस्टेब्लिश करते हुए धर्म के आधार पे हमें टीके से छूट दीजिए, अगर मेरी ये मांग गलत है तो फिर मंगल पांडे जो क्रांतिवीर थे उनकी भी वो जो किया था उन्होंने लड़ाई, फर्स्ट स्वतंत्रता युद्ध जो था वो भी फिर गलत था, क्योंकि उन्होंने उस गाय के और सुअर के कार्टेज जो थे बंदूक के वो मुंह में दबा के उसको फोड़ने के लिए उन्होंने मना किया था। जब वो गाय का सिर्फ चर्बी वाला कारतूस अगर वो मुंह में डालने के लिए रेडी नहीं है, तो भाई हमारे बच्चों को हमको वो फीटल बोवेन सीरम्स या फिर उसमें और भी उसकी कोई चीजें आती है जो सबको पता है, वो हम क्यों ले। और रही बात साइंटिफिकली उसको रिजेक्ट करने की, तो उसमें एल्यूमिनियम आता है, मर्क्यूरी आता है, फॉर्मल्डिहाइड आता है, ग्लाइफोसेट आता है, सोडियम क्लोराइड आता है। अरे भाई इतनी केमिकल हार्मफुल हम क्यों ले, जब हम हमारी होम्योपैथी मेडिसिन लेके ठीक हो सकते हैं, जब आयुर्वेदिक घरेलू उपाय करके हम ठीक हो सकते हैं, तो हम क्यों इस हार्मफुल केमिकल्स को हम ले। तब लोगों को लग रहा था ये मजाक कर रहा है, इसके क्या बात सच है, मगर जब अब वो मैग्नेट चिपकने लगे लोगों के हाथों में, तब उनको यकीन आ रहा है हाँ इसके अंदर मेटल है, इसके अंदर हेवी मेटल है, तब लोगों को समझ में आ रहा है। तो यही बस हमने जगाने का ट्राई किया। फिर जेनेटिकल मॉडिफाइड के बारे में भी फिर मैं लिखता रहा,
सरकार को, उस पे भी मेरे वैक्सीन की जैसी याचिका दाखिल है हाई कोर्ट में, उसी तरह से लोगों का सपोर्ट मिला मुझे 2019 में, और जी मैंने लोगों के सहायक करने, उन्होंने जो सहायता की उसके बदौलत में जेनेटिकल मॉडिफाइड जो फूड है उसका भी मैं याचिका कोर्ट में दाखिल की है। अब कुछ बहुत ही बढ़िया। दिनों में 5G के ऊपर भी मैं याचिका करने वाला हूँ, और तब भी जी लोगों से सहायता मांगूंगा, क्योंकि इस लॉकडाउन के निश्चित। पीरियड में हमारे भी क्लिनिक बहुत तंग चल रहे हैं, क्योंकि हम इथिकल हो तो कोविड सेंटर में जाके जॉब करना मुझे, हाँ आप बोलो हमें जरूरत है, डॉक्टर गवर्नमेंट कहे कि आप आओ, इस सिचुएशन में हमें मदद चाहिए, हम करेंगे। आप सारी के पेशेंट को या सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस को आप इसको डाइवर्ट करके आप उसको कोविड का नाम, कोविड महामारी का नाम दे दिया है, ये गलत है, इसको मैं सपोर्ट नहीं करता जी हूँ। हाँ कंडीशन जी है, जो रेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी जो आ रही है, जो ये खुद जानते हैं, ये खुद मानते हैं, जो इनके रिपोर्ट्स में, ये इनर कमेटी का रिपोर्ट है, मैंने लास्ट टाइम भी इसको शो किया था, ये इनर कमेटी रिपोर्ट ऑफ द इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटी ऑन ईएमएफ रेडिएशन, रिपोर्ट का नाम ही वही है। इसमें जी इन्होंने जी खुद जी एक्सेप्ट किया है कि किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी लोगों के एनवायरमेंटल पे, अब जहां जहां पे भी ये 5G का टेस्टिंग होता है वहां के एनवायरमेंट में गर्मी बढ़ जा रही है। ये जी इसका थर्मल रिपोर्ट है, उन्होंने खुद दिया है। आईसीएमआर के जी डायरेक्टर्स ने, डॉक्टर्स ने, टेलीकॉम मिनिस्ट्री के एक्सपर्ट्स लोगों ने इसको खुद सपोर्ट, इसको सबमिट किया है 2010, 2014, 2016, 3 बार इसको सबमिट किया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी पे। तो ये चीज पे भी अब लोगों को मैंने जागरूक करने का ट्राई किया, और लोग जागरूक हुए। खास बात करके मैं धन्यवाद देता हूँ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यहाँ के किसानों का, जिन्होंने उनके एरिया के वो जो टावर थे वो बंद करवाए और उनके लोगों की जान बचाई। क्योंकि जैसे बिल्कुल मैं बोलता था कि ये महामारी सिर्फ फरवरी में आई थी महाराष्ट्र में, तब गुजरात में इंग्लैंड के साथ क्रिकेट खेल रहे थे। हवा से अगर महामारी फैलती है तो फिर बिल्कुल गुजरात और महाराष्ट्र की बॉर्डर पास में है, तो जी महामारी इतनी एजुकेटेड है कि उसको बॉर्डर क्रॉस करने के लिए उसको पता है यहाँ पे इंटर स्टेट सर्टिफिकेट लगेगा, जो वहां पे नहीं जा जी रही थी वो। ये जो था, लोगों को, किसानों को समझा, और किसानों ने इसका विरोध किया। मैं आज भी कहता हूं, लोगों ने जो कहा है अदानी अंबानी का विरोध करो, अदानी अंबानी ये इस देश के छोटे से बिजनेसमैन है, इनके हर देश में ऐसे बिजनेसमैन को उन्होंने प्रमोट किया है। आज अदानी अंबानी नहीं तो कोई और आएगा, टाटा बिरला आएगा, नंदन नीलकानी आएगा, कोई भी आएगा। तो इसलिए आपको ये समझना चाहिए, गो बैक बिल गेट्स, गो बैक रॉकफेलर, ये नारा जब किसान आंदोलन में लगेगा तभी ये लोग डरने वाले हैं, और तभी ये लोग बैकफुट पे जाएंगे। वरना ये आज टीका लाएंगे, कल 5G लाएंगे। 5G आपके लिए और मेरे लिए नहीं है। बिल्कुल मुझे बताइए कौन टेस्ला कार चलाने वाला है 2 करोड़ की विदाउट जी जी ड्राइवर? आज बिल्कुल हम शादी ऑडी नहीं ले सकते 80 लाख की, तो किसको, कौन चलाने वाला है वो टेस्ला विदाउट ड्राइवर? कौन चलाने वाला है प्लेन्स विदाउट ड्राइवर प्लेन्स? ये सब जो है ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, रोबोटिक सिस्टम्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स और एंड्रॉयड ह्यूमंस। अब जी लोगों को एंड्रॉयड ह्यूमन क्या है ये पहले से पता नहीं है, तो बता दूं कि जिस तरह से एक रोबोट्स रहते हैं उसी तरह से एंड्रॉयड जो से मोबाइल है, उसी तरह से एंड्रॉयड सिस्टम पे चलने वाले एंड्रॉयड रोबोट्स वो लाएंगे। अब इनको ऑपरेट करने के लिए और इनको चलाने के लिए जो स्पीड लगती है, 4G का जो है, एट द टाइम अगर आप ब्रेक लगाते हो कार का तो वो टाइम लेता है 0.40 सेकंड का, जी 0.35 सेकंड्स का डिले होता है। आप ब्रेक लगाओ जी तो 0.35 सेकंड लेट होगा, इतने स्पीड में तो इसमें एक्सीडेंट हो जाएंगे। मगर 5G की जो है मिलीमीटर फ्रीक्वेंसी, ये इन टाइम चलती है, अब भी ब्रेक लगाओ अब भी लगेगा, जैसे आप मैनुअल में जी चलाते हैं। ये इसलिए है 5G, ये इसलिए 5G है। तो ये लोगों का जो भ्रम है, ये इनका, ये सोच छोड़ देना चाहिए आपके मोबाइल के लिए। आपको 2 मिनट का डाउनलोडिंग में पिक्चर डाउनलोड करना है और वीडियो डाउनलोड करके देखना है, इसलिए 5G नहीं है, ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए 5G है। और इसी पे
इस पे ऑस्ट्रेलिया ने बैन किया है, इसको जापान ने बैन किया है, इसको बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज में बैन है। तो ये चीज आप लोग कहते हैं कि वो जापान में 6G 7G 8G चल रहा है ना भाई, मैं हाँ नहीं बोल रहा हूँ, मगर टेक्नोलॉजी समझिए। 4G में डेसिमल फ्रिक्वेंसी आती है, वही 6G में चल रही है, मिलीमीटर फ्रिक्वेंसी नहीं चल रही है। मिलीमीटर फ्रिक्वेंसी ये CIA यूज करती थी, रशियन इंटेलिजेंस जो थी वो यूज करती थी एक दूसरे के ऊपर। मैंने आई थिंक 3 दिन पहले मैंने ट्वीट किया है, जहां पे खुद CIA ने रिपोर्ट सबमिट किया है कि 2016 से लेके अब तक US के कई बार रेडियो फ्रिक्वेंसी हमले हुए हैं। तो ट्वीट किया है मैंने उनका रिपोर्ट, जी वायन WION नाम का चैनल है, उसकी वो रिपोर्ट थी, वो मैंने ट्वीट की है। बस यही हूँ मैं, इंट्रोडक्शन जो लोगों को बचाने का ट्राई कर रहा हूँ, जितने बचा सके उतने बचेंगे। नहीं, आपका बहुत सुंदर प्रयास है डॉक्टर साहब। मैं निसंदेह राजीव भाई दीक्षित जी के तमाम समर्थकों की ओर से, हमने जैसे डॉक्टर विश्वरूप जी हैं, डॉक्टर तरुण कोठारी जी हैं, डॉक्टर विलास जगदले जी हैं, इनका निरंतर सम्मान है। और जो भी कोई कार्य होगा, आज यहाँ पर हो चाहे धरातल पे हो, हमारे लोग हमेशा खड़े रहेंगे इसके लिए। मैं आपसे आगे चलते चलते ये जानना चाहता हूँ कि एक बार ना लोग ये नहीं समझ पाते कि आखिर ये विश्व व्यवस्था होती क्या है, आखिर कौन है ये रॉथस्चाइल्ड, कौन है रॉकफेलर, और ये क्या करने जाने वाले हैं, जो सामान्य लोगों को जो जानते नहीं है उनको थोड़ा परिचित करवा दीजिए। देखिए, ये अब आपको शॉर्ट में अगर बताता हूँ, ये लोग दुनिया की 98% पैसा सोना इन लोगों के पास है, ये कंट्रोल करते हैं पूरी दुनिया को। वर्ल्ड बैंक इन लोगों की है। इन लोगों ने पूरे देशों को जो वर्ल्ड बैंक कर्जा देती है, ये लोग हैं। ये लोग आपकी मेडिकल सिस्टम को इन्होंने ही 1890 के बाद चेंज किया है। एलोपैथी कोई डिमांड नहीं थी, आपको या पता नहीं होगा, आपको बता दूं, जो अफीम आता है, जो गांजा आता है, ये पहले मेडिकल यूज होता था। ये जो बायर कंपनी है ना, BAYER, बायर कंपनी, ये खुद मेडिकेटेड गांजा जो है वो बेचती थी। मगर जो ये अफीम जो है ना, ये हिम्प, तो इंग्लिश में हिम्प कहते हैं, ये हिम्प जो है ये 180 बीमारी को ठीक कर सकता है। ये इनको जब समझा कि ये लोग ठीक होते हैं और ये इस चीज को यूज करते हैं मेडिकेशन, तो इन्होंने उसको ही बैन कर डाला 1903-1906 में। और इन्होंने खुद का ही रॉकफेलर फाउंडेशन, रॉकचाइल्ड फाउंडेशन, इन्होंने मेडिकल सिस्टम लाई। इवन अपने भारत का, ये बात तो आपको जब आप पता होंगी तो बहुत बढ़िया है, मुझे जब पता चला तो मैं शॉक हो गया। एम्स, दिल्ली का जो एम्स है, जो पहली बार भारत स्वतंत्र होने के बाद बना, उसको रॉकचाइल्ड फाउंडेशन ने किया है। वहां पे आप जब जाएंगे फाउंडेशन स्टोन पे, वहां पे लिखा हुआ है। अच्छा, ये चीज मुझे पता चली तो मैं खुद शॉक हो गया। तो यानी भारत की मेडिकल सिस्टम इन्होंने चेंज करने का ट्राई किया। इवन अभी एक पोस्ट आई है जिसमें स्वतंत्र पूर्व जो हेल्थ कमीशन था, उन्होंने प्रमोट किया कि आप आयुर्वेदिक सिस्टम को भारत के मेन स्ट्रीम हेल्थ सिस्टम में मत लाओ। ये ब्रिटिशों ने डिसाइड किया, और वही बात भारत के स्वतंत्रता के बाद भी आज कंटिन्यू हो रही है। कोविड को, इस महामारी को, आयुष डिपार्टमेंट और होम्योपैथी की ट्रीटमेंट अलाउ करने के लिए जो अपने नाइक जो है मंत्री आयुष मंत्रालय के, उन्होंने उसको परमिशन दी दिसंबर महीने में। जनवरी महीने में उनकी पूरी फैमिली का एक्सीडेंट हुआ, पूरी फैमिली उनकी इस हादसे में गुजर गई। वो मंत्री साहब अभी भी बेंगलोर के ICU में एडमिट है। हार्प टेक्नोलॉजी, जो हार्प टेक्नोलॉजी है, जो वेदर मैनिपुलेशन करती है, राज्यसभा में एक मंत्री जो थे वो अपने तब के एनवायरमेंटल मिनिस्टर्स, उनको सवाल पूछा गया, दवे बोल के है उनका, मेरा नाम भूलिया में। उन्होंने इस सवाल का जो सवाल पूछा गया कि भारत में ये अतिवृष्टि और अति अकाल कैसे क्या गिर रहे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, जो इंटरनेशनल कुछ संगठन है, कुछ लोग हैं, यही जो टॉप लोग जो कंट्रोल कर रहे हैं दुनिया को, इन्हीं ऐसे लोगों ने भारत के हार्प जैसी टेक्नोलॉजी यूज करके यहाँ की वेदर को कंट्रोल किया है। ये स्टेटमेंट देने के 8 दिन बाद उनकी मृत्यु हुई। नगर, अहमदनगर बोल के यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है, वहां के एक न्यूज़पेपर ने, पुण्य नगरी नाम का है, उन्होंने ये न्यूज छापी। वो न्यूज पे मैंने जब वीडियो बनाया हार्प पे, तो उसका जो DP है वो वही न्यूज मैंने वहां पे पोस्ट की है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत को
जानबूझ जानबूझ के इन फार्मा और इन लोगों के जो षड्यंत्र ये बड़े लोग हैं, इन लोगों के हाथ में देते हुए भारत को पुश किया जा रहा है डीपॉपुलेशन की तरफ। जो एजेंडा 2030 है, पॉपुलेशन कंट्रोल, दुनिया की पॉपुलेशन 750 करोड़ से लेकर सिर्फ 50 करोड़ पे लाना, ये उनके जॉर्जिया गाइडस्टोन पे लिखा हुआ है उन्होंने। तो ये उसी तरह पे जा रहा है। ये टीका हो गया, जेनेटिकल मॉडिफाइड फूड हो गया, ये 5G हो गया। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरह से इसको समझना चाहते हो। एंड गेम क्या है? बिल्कुल, ये खेल खेला जा रहा है, ये खेल है, मगर खेल का अंतिम रिजल्ट क्या है? तो अंतिम रिजल्ट है AI सिस्टम, रोबोटिक सिस्टम। अब मैंने मेरे पुरानी वीडियो में मैं कहता था कि आप टीका लोगे तो आपकी लिम्बिक सिस्टम डैमेज होगी, आपका थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड डैमेज होगा। आप अब भी आपके साथ बात करने के 5 मिनट पहले मैंने ट्वीट किया है, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के वहां के हेल्थ मिनिस्टर ने गाइडलाइन डिक्लेयर किए हैं, जिन्होंने टीका लिया है उनका हर 3 महीने को साइकेट्रिक टेस्ट लिया जाएगा, उनके एबनॉर्मल बिहेवियर को एनालाइज किया जाएगा। अच्छा, तो ऐसे ऐसे कैसे ये कह सकते हैं? क्योंकि यही तो मेन गेम है। आपका एक बार डैमेज हो गया हाइपोथैलेमस थैलेमस ग्लैंड, आपका दिमाग का काम करना खत्म हुआ, तो वहां पे न्यूरालिंक एलॉन मस्क की जो है वो लगेगी, फिर उसको कंट्रोल किया जाएगा। जो ग्रे स्टेट पे दिखाने का ट्राई किया था वो नहीं दिखा पाए, पिक्चर नहीं आ पाई, मगर उसका ही एक मिनिमम वर्जन, एक कम बजट पिक्चर उन्होंने यूट्यूब पे लॉन्च कर दी, जिसका नाम है BLUE, ब्लू वर्ल्ड ऑर्डर। यूट्यूब पे देखिए, जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं उसमें बहुत बढ़िया तरीके से वहां पे दिखाया है लोगों को, ये होने वाला है आपके साथ। सबसे बड़ी और एक बात है, मैंने कल भी एक ट्वीट किया है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ET ये जो आने वाले हैं और वो आएंगे, वो अगले महीने उसके बारे में न्यूज चालू हो जाएगी जून के एंड तक, और वो आने वाले हैं पीस के लिए। मगर ये लोग आपको इस तरह से दिखाएंगे कि वो न्यूक्लियर अटैक करने वाले हैं और उनके साथ हमें लड़ाई करनी है। तो ये गलत है, क्योंकि जिस तरह से एडवांस टेक्नोलॉजी अभी भी लोगों को पता नहीं होगा। मैंने ट्वीट किया है, क्योंकि मेरा फेसबुक ब्लॉक है तो मैं फेसबुक पोस्ट नहीं कर पा रहा हूँ या यूट्यूब पे वीडियो भी नहीं डाल पा रहा हूँ। मैंने एक ट्वीट किया है जिसमें फ्लाइंग रेसिंग कार के मैंने न्यूज पोस्ट की है। यहाँ पे रस्तों पे चलने वाली गाड़ियां नहीं है अच्छी अपने पास, और इन्होंने फ्लाइंग रेसिंग कार, यानी F1 जो कार रेसिंग रहती है उसी तरह से फ्लाइंग रेसिंग कार इन्होंने लॉन्च किए हैं। जो मूवीज में हम देखते थे कि भाई फ्लाइंग कार है, रस्ते कार उड़ रही है आकाश में, और हॉलीवुड की मूवीज में वो सच होने वाला है। अगर 2027 तक जी गए तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो डॉक्टर साहब, आपने फिल्मों की आपने बात करी, एक फिल्म थोड़े समय पहले इन्होंने इन्फिनिटी वॉर निकाली थी, उसमें एक व्यक्ति थाइनोस था, और थाइनोस के माध्यम से इन्होंने डीपॉपुलेशन एजेंडा ही अपना दिखाया था। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, लोग ये जानना चाह रहे हैं कि क्या वाकई में ये लोग जो ये 500-700 करोड़ की जनसंख्या है, क्या इसको ये 50 करोड़ करना चाहते हैं क्या? और ये कैसे संभव होगा? इसको कहा जाता है यूजेनिसिस। इस पे मैंने स्पेशल आधे घंटे का वीडियो बनाया है। ये यूजेनिसिस जो कंसेप्ट है, ये प्लूटो ने रखा था ईस्वी सन पूर्व 2000 में। तब वो सोचता था कि दुनिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होगी, इसको कम करना चाहिए। सोचो ईस्वी सन पूर्व 2000, तब क्या रहेगी पॉपुलेशन दुनिया की? बिल्कुल। भारत स्वतंत्रता के टाइम पे भारत की पॉपुलेशन 35 करोड़ थी, जिसमें से आधे पश्चिम पाकिस्तान में चले गए, कुछ पूर्व पाकिस्तान में चले गए। तब जाके करीब 25-28 करोड़ पे भारत आया। तब 25-28 करोड़ तब थी, और तभी भी ये लोग, यानी 1948 में भी ये जो बिल गेट्स है, इसके जो पिताजी है, और जॉर्ज बुश सीनियर जो है, इन लोगों का कहना था कि दुनिया की पॉपुलेशन अभी भी ज्यादा है। ये जो बिल गेट्स है, इसकी जो बुआ है, ये यूजेनिसिस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में सिखाती थी। यूजेनिसिस जो है, यूजेनिसिस सब्जेक्ट ही उसको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में चालू करवाया है। इवन ये जो IBM कंपनी है, या IBM कंपनी, ये इसका जो CEO था, इसने सेकंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी को फंडिंग किया था या जूइश लोगों को खत्म करने के लिए, कि वो मानते थे कि भाई पॉपुलेशन कम करनी है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये सब कुछ ये इन्होंने ही दिया हुआ है, इनकी ही देन है।
इवन भारत का जो डिवाइडेशन हुआ है, पाकिस्तान, पूर्व पाकिस्तान, पश्चिम पाकिस्तान और भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान और भारत, ये टुकड़े हुए हैं, ये ये डिवाइडेशन ही उन्हीं की देन है, क्योंकि इन्होंने इसी बात के ऊपर इजराइल और पैलेस्टाइन बनाया था। लोग कहते हैं 1947 में 3 राष्ट्र बने, मैं कहता हूँ 3 नहीं 4 राष्ट्र बने, भारत, पूर्व पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान और इजराइल। 1947 के दिसंबर महीने में एग्रीमेंट साइन हुआ और 1948 में इजराइल बना। जो वो इजराइल के साथ आज कर रहे हैं, इजराइल और पैलेस्टाइन में जो चल रहा है, उनका ख्वाब था यही भारत में होना चाहिए, यही भारत में होना चाहिए, ये भारत में और पाकिस्तान में इसी तरह से होना चाहिए। इवन भारत में भी लोग एक दूसरे के साथ जिस तरह से जूइश और मुस्लिम जिस तरह से वहां पे चल रहे दंगे फसाद और सब कुछ, यही तो एजेंडा बीजेपी चाहती, बिल्कुल यही तो एजेंडा बीजेपी का है। मैं पार्टी को नाम नहीं रखना चाहता हूँ, उनकी पॉलिसी है, मगर पॉलिसी देखिए, जब युद्ध होता है तो दोनों साइड के क्षतिग्रस्त होते हैं, दोनों साइड के क्षतिग्रस्त होते हैं। और मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे हिंदू भाई बहन मरे, और मैं ये भी नहीं चाहता हूं कि मेरे मुस्लिम भाई बहन भी मरे, मगर इन दोनों के बीच में जो थर्ड कम्युनिटी आती है, जो क्रिश्चियन हो गए, जो अपने बाकी के हो गए, जिनका कोई इनके साथ लेना नहीं देना नहीं, वो भी बेचारे पीछे जाएंगे। क्योंकि राम राज्य की परिभाषा क्या है? जहाँ पे हर कोई सुखी रहे, हर किसी को मुबलक प्रमाण में अन्न धान्य मिले, हर जीवन की आवश्यक चीजें मिले। ये कब होगा? जब इनके हिसाब से ये पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी और ये जो गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और इकोनॉमी डिरेंज क्लास, इन लोग हमारे हिस्से का पेट्रोल, हमारे हिस्से की बिजली, हमारे हिस्से का पानी, हमारे हिस्से का अनाज, हमारे हिस्से की फैसिलिटीज ये लोग यूज कर रहे हैं। इनका अधिकार नहीं है, इनको नहीं मिलना चाहिए। क्या हुआ है अमेरिका में? 60-70% जमीन अकेले बिल गेट्स ने खरीद के रखी है, और वही भारत में होगा अगर किसान आंदोलन फेल हो गया, इन्होंने उसको किसी तरह से तोड़ दिया। अगले टारगेट, अगला, जिस तरह से आज आप ऑक्सीजन के लिए मर रहे हो, जाके हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, आपको मेडिसिन नहीं मिल रही है, कलेक्टर के पास जाके आपको वो क्या लेना होगा, रेमडेसिविर लेना होगा या फिर जो भी कुछ लेना होगा, वो फंगल इन्फेक्शन की दवाई। एक्चुअली क्या है? ये कंट्रोल है। आपको इस तरह से मजबूर कर दिया जाए कि आप बोलो कि 2 टाइम का खाना मिले और सांस ले पाए, यही बहुत हो गया, यही जिंदगी है। यही है एजेंडा 21। कंट्रोल, टेक अ टोटल कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग। आज आप आपकी इच्छा होते हुए भी घरों के बाहर नहीं निकल पा रहे हो, आप आपकी इच्छा होते हुए भी आप आपके गली के नुक्कड़ के बाहर नहीं जा पा रहे हो, आपकी इच्छा होते हुए भी आप आपके डिस्ट्रिक्ट नहीं छोड़ पा रहे हो बिना सर्टिफिकेट दिखाए। यही जाके आगे होगा सर्वेलेंस स्टेट्स। हर स्मार्ट सिटी के नाम के पीछे इन्होंने सर्वेलेंस कैमरास बिठाए हैं, हर जगह पे इन्होंने उस टावर के ऊपर उन्होंने एंटीनास लगाए 5G के। तो ये आपके लिए नहीं है, ये आपके और हमारे लिए नहीं है, ये इन बड़े क्लास के लिए। और लोग कहते हैं कि मुझे सर ये लोग भी कैसे बचेंगे? कौन बचने वाला है? यूपी के 5 मंत्री मर गए, बिल्कुल यूपी के 5 मंत्री मर गए टीका लेने के बाद में। गुजरात में 1,23,000 मौतें हुई है 70 दिनों में। मैंने ट्वीट की थी वो न्यूज, गुजराती न्यूज़पेपर के किसी ने मुझे टैग किया था, तो मैंने वो ट्वीट ही कर डाली फिर। तो अगर ये सब हो रहा है तो सोचिए आगे जाके। मैंने कल ही एक ट्वीट किया था रात को, प्रोजेक्ट वाटर। तो अगला टारगेट आपका पानी है, अगला टारगेट आपका पानी है। एक बार पानी कंट्रोल हो गया और आपकी जमीन कंट्रोल होगी तो आपका अनाज कंट्रोल हो जाएगा। पिछले साल 2019 में नोबेल प्राइज जो दिए गए उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पहला नोबेल प्राइज मिला यूनाइटेड नेशन के फूड सप्लाई प्रोजेक्ट। अच्छा। और सेकंड जो है नोबेल प्राइज मिला है, वो 3 लेडीज थे जिन्होंने जेनेटिकल मॉडिफिकेशन बाय द जीन एडिटिंग, इस पे मिला है। तो ये बात सोचने वाली है, आपको सोचना पड़ेगा इस बात पे कि जीन एडिटिंग क्या है, क्यों कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, अगले एक बिल आने वाला है लोकसभा में कि जिसपे आपका डीएनए यूज और स्टोरेज का वो बिल है। सरकार आपका डीएनए क्यों स्टोरेज करना चाहती है? ऐसा क्या है उस डीएनए में?
तो ये सब है एंड गेम, जो जिसे आपने जिसे कहा था थैनोस का। तो ये जो चुटकी बजा के खत्म हो जाएंगे लोग, तो इनको जिस चीज का आदमी चाहिए जी वो उसको निकालेंगे, उस जीन को, उसको एडिट करेंगे, उसका क्लोन बनाएंगे, जी और उनको अब आपके और मेरे रिप्रोडक्शन जो रहता है लेडीज और फैमिलीज बनाने की, उनकी जरूरत नहीं रही है। ये यूजेनिसिस, यूजेनिसिस में ओनली अडल्ट पेरेंटहुड चलेगा, सॉरी अडल्ट पेरेंटहुड विदाउट बच्चे वो संभालेंगे। साहब जी नैनो पार्टिकल, सॉरी पोस्ट चली गई। तो ये सब है, इन्होंने सब एडिंग किया है। टीके का विकल्प देखिए, टीके का विकल्प कुछ नहीं है। आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू हेल्दी रखिए। आपको टीका, अगर मुझे बताइए आज तक आपके पिछले पीढ़ियों ने किन्होंने टीके लिए थे? बिल्कुल फिर भी हेल्दी थे, 80-80 90-90 साल तक जिए। सही बात। आज भी बिना टीके के जी रहे 90 साल के लोग। तो टीका जी ही ऑप्शन नहीं है मेन। आप अभी भी आप खेल में उलझे हो, जो सवाल कर रहे हैं ना, मैं आपको फिर से कहता हूँ, आप खेल में उलझे हो। आप खेल समझो, अगर आपको खेल समझ में आ गया तब आप उसके साथ आप खेल सकते हो उनकी तरीके से। अगर आप बोलोगे नहीं हमें टीका चाहिए, नहीं हमें लॉकडाउन चाहिए, नहीं हमें जियोमो फूड चाहिए, नहीं हमें 5G चाहिए, तो आप खेल रहे हो उस खेल में, आपको खिलाया जा रहा है। तो अगर ये मैंडेटरी करेंगे, देखिए गुलाम अगर बनना चाहते हो तो बिल्कुल गुलाम बनाया जाएगा। अगर गुलाम नहीं बनना है तो मंगल पांडे बनना पड़ेगा, भगत सिंह बनना पड़ेगा, राजगुरु बनना पड़ेगा, राजू भाई दीक्षित बनना पड़ेगा। वरना निश्चित निश्चित। ये जो आपका आधार कार्ड जो आया है ना, और ये जो नया डिजिटल आईडी आने वाला है, ये उन्होंने 1920 में लाया था। तब महात्मा गांधी खड़े हुए इसके खिलाफ और उन्होंने इसका विरोध किया। वरना अपनी पिछली पीढ़ियों में ही अपने को तब आईडी कार्ड मिलता था, डिजिटल आईडी कार्ड, जो यूएस में है। जी तो ये गांधी जी की देन थी, तब वो लड़े उस चीज के खिलाफ, इसलिए तब हमें उस डिजिटल आईडी नहीं मिल पाई। आज भी अगर आप गुलाम बनना चाहते हो तो बनाना चाहते गए 200 दशकों से। 2 दशक हो गए हैं। 19 एक्चुअली गेम स्टार्ट हुआ 1776 से, जब ब्रिटेन का जो सोल्जर्स थे उन्होंने यूएस में अटैक किया था। फिर यूएस फ्रीडम फाइट लड़े, फिर जॉर्ज वॉशिंगटन ने उसको फ्रीडम दिलाई और अमेरिका बना। तो एक्चुअली गेम 1776 से चल रहा है, जी ये आज का गेम नहीं है। जी 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 बिल्कुल डॉक्टर विलास जी। और इसी के साथ में जितने लोग इसको देख रहे हैं, आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि डॉक्टर विलास जी जिस बेबाकी नहीं है, ये बहुत बड़ा साहस है। आज जितने लोग भी इन सब चीजों के बारे में जानते हैं, उन्हें पता है कि इस बात को कहने के लिए कितना बड़ा जिगरा चाहिए, और उससे भी बड़ा व्यवस्थाओं के अधीन इन बातों को कहना कितना मुश्किल हो जाता है। और चूंकि अभी सोशल मीडिया की नई गाइडलाइंस आ गई है, वही सब है जो एजेंडा 2130 कहता था। प्राइवेसी मुक्त दुनिया वो चाहते थे, और उसी की ओर वो बढ़ते जा रहे हैं। और इसके बीच में अगर डॉक्टर साहब इतनी गहरी बात रख रहे हैं, तो आप इसको समझिए। इसको शेयर करने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इस विचार को अपने मन पर बसा लीजिए, क्योंकि ये विचार जो अगर आज डॉक्टर विलास जी के द्वारा आपको मिल रहे हैं, ऐसे विचार देने वाले लोग भारत में तो बहुत कम है, और अगर हैं तो उनके यूट्यूब चैनल को डिलीट कर दिया जाता है। डॉक्टर साहब के भी यूट्यूब चैनल जो है वो ब्लॉक है, डिलीटेड है। अभी वो ट्विटर को चला रहे हैं, लेकिन इसमें जो भी विकल्प बनाते चलेंगे वो सब आपके सामने आएंगे। उनको आप सुनिए, अधिकाधिक यूट्यूब से लेकर आप उनके ट्विटर में हैंडल में उनके जा सकते हैं। और यहाँ पर डॉक्टर साहब कई लोग ये पूछना चाह रहे हैं कि वैक्सीन जो है, इसके जो हम परिणाम कह रहे हैं, कुछ तात्कालिक आ रहे हैं, कुछ लंबे लॉन्ग टर्म में आएंगे, तो लॉन्ग टर्म वाले कब तक आ सकते हैं? और दूसरा मैग्नेट जो वाला जो वो हैवी मटेरियल मेटल वाला जो वीडियो आ रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए वो एक अगर आता था, यूएस से आता था, यूके से आता था, तो अपन मान लेते थे ठीक है एक कंट्री में हुआ है। मगर वीडियो ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं, भारत से आ रहे हैं, आपके लंदन से आ रहे हैं, रशिया में तो नहीं हुआ है, रशिया का आया नहीं अब तक कोई, मगर यूरोप से आ रहे हैं। तो एक ही चीज जब सभी देशों से आती है तो वो कंफर्म हो जाती है। हाइपोथेसिस कब रखा जाता है? एक हाइपोथेसिस रखा गया है, और वो हाइपोथेसिस मैक्सिमम अगर 60% और 70% अगर प्रूव होता है तो उस हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। पहले माना जाता था कि पृथ्वी के इर्द गिर्द सूरज घूमता है, यह पहले माना जाता था। गैलीलियो ने फिर उसको हाइपोथेसिस रखा कि नहीं, पृथ्वी सूरज के आसपास इर्द गिर्द घूमती है। तो ये हाइपोथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कि हाइपोथेसिस रखा क्या गया है। तो ये हाइपोथेसिस अगर आता है और सभी देशों के लोग बोल रहे हैं,
कि भाई हमने लगाया और चिपक रहा है, तो बिल्कुल उसमें हेवी मेटल्स है। क्योंकि ये देखिए सबसे एंड गेम क्या है, वायरस पेटेंटेड है, टीका पेटेंटेड है। वायरस बिल गेट्स का पेटेंट है, द बिल गेट्स इंस्टीट्यूट का, तो इसका मतलब वैक्सीन भी उनका ही पेटेंटेड है, खुद का है बिल गेट्स ने, आई विल नॉट डिस्क्लोज माय पेटेंट। जब भारत ने मांगा था, मोदी साहब ने मांगा था भाई हमें दे दो रॉ बिल्कुल मटेरियल, तो उसने कहा मैं मेरा पेटेंट डिस्क्लोज नहीं करूंगा। इसका मतलब आप कोई भी टीका लो, भारत का लो, रशिया का लो, जे जॉनसन जॉनसन लो, फाइजर लो, कोई भी लो, ये आखिर में बिल गेट्स का ही पेटेंट है, उसी ने उनको रॉ मटेरियल दिया है, इंग्रेडिएंट उनको नहीं पता है। जी। और यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स लोग ये जानना चाह रहे हैं मैंने देखिए, मैंने मेरे बच्चे को कोई टीका नहीं दिया है। बहुत एक बढ़िया। बीसीजी छोड़ दिया गलती से, वो जब होता है बच्चा अपन जाने के पहले ही, वो तभी तुरंत दिया जाता है डिलीवरी होते ही, तो वो दे दिया जी है। वो मुझे जाने के पहले ही जैसे न्यूज आई कि डिलीवरी हुई, तो यहाँ से मुझे जाना जाने को 1.5 घंटा लगता है, तब तक वो दिया था, तो वो छोड़ के मैंने और कोई टीके दिए नहीं। जी जी जी। और बुरा इसी से ही है। संबंधित वो ये जानना चाह रहे हैं इसके दुष्परिणाम क्या क्या होते हैं जो बच्चों में, जो आपने पोलियो से लेकर बीसीजी के टीके से लेकर जो कुछ देखा है, यही लोग जानना चाह रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब थोड़ा ये प्रेषित कर दीजिए इनका। देखिए पोलियो का खुद का साइड इफेक्ट है एक्यूट फेसिव पैरालिसिस। साथ में पोलियो के टीके में SP40 आता है जो कि कैंसर पॉजिटिव। तो साथ में वो पोलियो का अफ्रीकन मंकी किडनी सेल से लिया जाता है, तो उसके साथ HIV का भी उस पर वायरल इन्फेक्शन उसमें आने का चांसेस रहता है। ये नील मिलर का रिपोर्ट है, आप गूगल सर्च कर सकते हैं, नील मिलर रिपोर्ट ऑन पोलियो वैक्सीन डालिए, 2004 का रिपोर्ट है, 24 पन्नों का, आपको मिल जाएगा। तो साथ में ही ये जो आपके जितने भी वैक्सीन आते हैं, ये सब उसी तरह से अफ्रीकन किडनी मंकी सेल से लिए जाते हैं। ये जो महामारी का भी टीका है, ये भी अफ्रीकन चिंपांजी इन्फ्लुएंजा वायरस किडनी सेल से लिया गया है। तो इसी की वजह से तो ऑस्ट्रेलिया में 21 लोगों को HIV हुआ था। मैंने पहले भी कहा है कि ये mRNA टीका है, इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता, क्योंकि ह्यूमन मैनकाइंड के लिए टेस्टिंग एंड ट्रायल चल रहा है। अभी भी आज का ही पेपर में मैंने न्यूज पढ़ा कि फाइजर डिमांड कर रहा है कि हमें टेस्टिंग एंड ट्रायल लेबल लगा के मत लॉन्च करो भारत में। आप डायरेक्ट जी हमारा जो लंदन में हमने भारतीय लोगों पे जो दिया है, वंश के लोगों को टीका, उसी का डाटा हमको एक्सेप्ट करके आप यहाँ पे भी हमको परमिशन दे दो। और देंगे ये लोग, या ICMR वाले देंगे, जी इनको कोई शर्म नहीं है। जब CDC वाल सबसे पहली बात मैंने ट्वीट किया था कि रॉ डिपार्टमेंट जो है अपना इंटेलिजेंस ब्यूरो का, मैंने उनको कहा था कि व्हाट इज अ पोजीशन अबाउट अ बेंगलुरु वायरोलॉजी लैब विच लीक जिका वायरस इन 2020 एंड व्हाट इज इट्स राइट नाउ पोजीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो मुझे बहुत लोगों ने आके कहा बेवकूफ है, ऐसा है वैसा, वो चलते रहते, हम खाते रहते गालियां, हमें कुछ फर्क नहीं गिरता है, क्योंकि वो फेज चली खत्म हो चुकी है हमारी। हमारे लिए गालियां देखी कोई हमें बुरा भला कहेगा, वो बेचारे का वो मनस्ताप है, वो उसकी दिल की सुकून है, वो हम पे ले लेता है। एक बात है जो आपको मीडिया ने बताई नहीं है, 30 अप्रैल 2020 को भारत के रॉ ने CDC अमेरिका के जी लोगों को भारत में आने से पाबंदी लगाई थी। सेंट्रल फॉर डिसीज कंट्रोल जो USA का है, उसको भारत में आने से पाबंदी लगाई थी, क्योंकि उन्होंने बैंगलोर से जीका वायरस का लीक करने का प्रयास किया था। अगर आपको याद आता होगा तो जी जी अप्रैल महीने में कर्नाटका और तमिलनाडु साइड में जीका वायरस के पेशेंट मिलने चालू हो गए थे, 1-2 पेशेंट मिले थे। इन्होंने प्लान किया था, जिस तरह से वुहान से वो वायरस लीक किया था ना, उसी तरह से ये अप्रैल में जीका वायरस भारत में लीक करने वाले थे। मगर ये भारतीय इंटेलिजेंस ब्यूरो की मैं तारीफ करता हूँ, ये भारतीय इंटेलिजेंस ब्यूरो की तारीफ है, ये मोदी जी की तारीफ नहीं है। मोदी जी चाहे तो मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं, मोदी जी है वो, मोदी है तो मुमकिन है। तो ये रॉ का है, इसीलिए मैंने वो ट्वीट किया था। तो ये लोगों को पता नहीं है। तो इस तरह से ये डार्क विंटर, व्हाट इज डार्क विंटर, गूगल सर्च कर लीजिए आप बाद में। हाँ जी हाँ तो जी डार्क विंटर को कहा जाता है बायो वॉर। जी ये बायो वॉर है जो आगे आने वाले हैं। और इसका देखिए, मैं बात कर रहा हूँ तो मेरी बात कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर ये वर्ड यूज किया था जो बाइडन ने, उनके जो प्रचार जो है चुनाव का 2020 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन चुनाव, उसमें उन्होंने ये 2 से 3 बार इस शब्द का यूज किया है।
तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत अमेरिका के प्रेसिडेंट अगर इसको यूज कर रहे हैं डार्क विंटर। बिल्कुल। और सबसे बड़ा है ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इस्टेब्लिश होने वाली है, 5 देशों की इच्छा है। एक ऑस्ट्रेलिया है, एक इजराइल है, एक ब्रिटेन है, एक चाइना है और एक अमेरिका है। बस ये 5 देशों के लिए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इस्टेब्लिश करनी है, जिसमें भारत था एक जमाने में डेवलप कंट्री, अब नहीं रहा है। सिस्टमेटिकली सिस्टम ने भारत को खत्म किया है। मैंने ट्वीट किया था, सिस्टमेटिकली सिस्टम डिस्ट्रॉइंग अ सिस्टम, व्हाट अ सिस्टम। जब मोदी जी ने कहा कि ये जो लोग मरे सिस्टम का बली है, ये सिस्टम की बलि दी गई है सिस्टम की वजह से, तब मैंने ट्वीट किया था। सबसे इंपॉर्टेंट क्या, ये होते रहते हैं। देखिए एक चीज है, हार्ड टाइम क्रिएट, सॉरी वीक टाइम, वीक टाइम क्रिएट अ हार्ड पीपल क्रिएट अ गुड टाइम क्रिएट अ वीक पीपल एंड वीक पीपल क्रिएट अ हार्ड टाइम। तो जी जी 1918 में स्पेनिश फ्लू आया, 5 लाख लोग मरे स्पेनिश फ्लू में। स्पेनिश फ्लू के टीके से 50 लाख लोग मरे। ये जो बोलते हैं ना कि स्पेनिश फ्लू स्पेनिश फ्लू स्पेनिश फ्लू, तो स्पेनिश फ्लू में 5 लाख मरे, टीके के बाद 50 लाख। हाँ, तो फिर आया ग्रेट रेसिशन, जी 1920 का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। वहां पे दुनिया बहुत आर्थिक संकट में चली गई। फिर आया सेकंड वर्ल्ड वॉर। फिर जी 1948 में फिर से स्पेनिश फ्लू आया। तो ये चीज को आप समझो, पहले आता है वायरल इन्फेक्शन, फिर आता है वॉर, या फिर वॉर आता है, या फिर वायरल इन्फेक्शन आता है। अब जो चल रहा है या है वायरल हो चुका, अब आएगा वॉर, इसराइल और पैलेस्टाइन का जो चल रहा था वो। ये किसी भी तरह से पुश करके थर्ड वॉर की तरफ ही आपको ढकेलेंगे, क्योंकि ग्रेट इकोनॉमिकल, जब तक क्राइसिस नहीं होगा तब तक ये द ग्रेट रिसेट नहीं कर पाएंगे। द ग्रेट रिसेट यानी पूरा तरह से रिफॉर्म करना। ये जो आर्थिक व्यवस्था है, जो हम और आप जो जी रहे हैं, ये पुरानी वर्ल्ड ऑर्डर में जी रहे हैं हम, ओल्ड जी वर्ल्ड जी ऑर्डर, ओल्ड जो वर्ल्ड। कि जो कि ईका और इनकी जो अनुनाकी जिसे कहा जाता है, बहुत बहुत पीछे जाना पड़ेगा। ये मानव जाति के उत्क्रांति का टाइम है, जब आप बंदरों को डीएनए चेंज करके उनको मानव बनाया गया। अब लोग कहेंगे कि ये सब चीजें धर्म में नहीं है, तो इसे सबसे पहले बात समझ लीजिए, हम जिसे भगवान कहते हैं वही अलग ग्रह से आए हुए थे। उनके जो विमान थे वो एक तरह से यूएफओ थे, वो फ्लाइंग ये थी, मशीन्स थी वो, और वही अब होने वाला है। अब तक मानव जाति पे 68 बार डीएनए आरएनए भारत मानव जाति का चेंज किया गया है। ये 69वीं बार है हाँ जब ये चल रहा है। इनको ट्रांस ह्यूमन पैदा करना है, इनको ऐसे मानव पैदा जी करने हैं जो कि पृथ्वी के समुद्र के नीचे भी रह पाए और अंतरिक्ष में भी रह पाए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरा कहना नहीं है, ये कहना जी है जी 24 जनवरी 2021 का दैनिक भास्कर ग्रुप का फ्रंट पेज का ये जो न्यूज है, उसके जी सबसे आखिरी वाला ये कॉलम, जी जी जिन्होंने यही लिखा है, खोल समुद्र और अवकाश में वास्तव कर पाएंगे ऐसे मानव तैयार करने के लिए जेनेटिकल इंजीनियरिंग सरकार प्रोत्साहन दे। क्या वर्ड अच्छा है? सरकार सरकार। प्रोत्साहित करे। ये दैनिक भास्कर 24 जनवरी 2021 का फ्रंट पेज, उसका आखिरी कॉलम, वहां पे इन्होंने मेंशन किया है। तो यही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। अब एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल आएंगे, जिसे आप एलियंस कहते हो, जिसे पुराणों में वे देव कहा रखा है और बहुत कुछ लिखा गया है। तो ये होगा, ये जून में स्टार्ट होने वाला है। प्रिपेयर रहिए और डरिए मत। ये चीज मानवता जाति को सपोर्ट के लिए और पीस के लिए, और ये इतने एडवांस है। जो भी आपके आज एंड्रॉयड मोबाइल हो गया, जो भी आपके डेवलपमेंट हुई है, कैमराज हो, सीडी प्लेयर हो, टेप रिकॉर्डर हो, ये सारी चीजें इन्हीं की रिवर्स इंजीनियरिंग करके इन लोगों ने बनाई है। तो ये चीज अगर समझ गए तो समझ बहुत कुछ समझ जाएंगे।
बिल्कुल 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 डॉक्टर साहब, आपने तो सामने से इतनी बातें कह दी हैं, जो समझना चाहेगा उसी से बहुत कुछ समझ जाएगा, और जो इसके पीछे जितना कुछ है छुपा, अगर वो दिमाग व्यक्ति ने चलाने लग गया, तो जो प्रयास डॉक्टर विलास जगदले जी कर रहे हैं निरंतर, वो परिवर्तन लेकर आ जाएगा। वो बहुत बड़ा परिवर्तन है, ये व्यक्ति अपने आप पर महसूस करते हैं। डॉक्टर साहब, आपने एक प्रोजेक्ट ब्लू बीम के बारे में बहुत विस्तार से बताते रहे हैं। थोड़ा मैं जानना चाहूंगा कि लोग समझें आखिरकार ना कि योजनाएं कैसे काम की जा रही हैं, जिसे वो कल्पना सोचते हैं। आज जैसे भी आपने जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक नमूना बताया कि इतना छेड़छाड़ के अंतरिक्ष में से लेकर और पानी के अंदर तक व्यक्ति का ऐसा विकास क्रम के रूप में उसको ऐसा लुभाया जाएगा कि कितनी अच्छी हम अपने डीएनए को बनाने जा रहे हैं, कितने अच्छा हम लोगों को खड़ा करने जा रहे हैं। लेकिन ये जो जितने भी चक्रव्यूह उसके बीच में गढ़े गए हैं, इसमें जो प्रोजेक्ट ब्लू बीम की भी एक भूमिका आने वाली है, उसको पूरी तरह से परिभाषित करें। देखिए, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल आएंगे जी, तो वो आपके और हमारे यानी पीस के लिए आने वाले हैं। ये आपके जी, और हमारे न्यू जनरेशन्स को अगले लेवल तक लेके जाने के लिए आने वाले हैं। मगर ये जो लोग हैं, ये जो आपको टॉप के लोग बताए मैंने, ये टॉप के लोगों को आपको वो टेक्नोलॉजी नहीं मिलनी चाहिए, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। हाँ, वो नहीं चाहते कि आपको ये चीज मिले। आप जी, आप गरीबी में रहो, आप अंडर प्रिविलेज रहो, आपको वो चीजें ना मिले। इसलिए वो प्रोजेक्ट ब्लू बीम लाएंगे और जिसके तहत वो 3D प्रोजेक्ट करेंगे, और उन एलियंस के ही 3D प्रोजेक्ट में, ब्लू बीम प्रोजेक्ट में, उनको एनिमल अपने दुश्मन दिखाया जाएगा, एनिमी दिखाया जाएगा, और उनको हमारे साथ अपने सामने बदनाम किया जाएगा। जिस तरह से इन्होंने एक CGI कंप्यूटर जनरेटेड इमेज जो है, जिसको दिखा के टीवी पे बार बार दिखा दिखा के इन्होंने एक सादे सर्दी खांसी के बीमारी को एक महामारी का पिक्चर दिया, और खींच तान के रबर को इतना लंबा किया कि 140 करोड़ लोग संख्या में से सिर्फ 3 लाख लोग मर गए, तो भी ये बोल रहे महामारी है। इतने तो भारत में 1 करोड़ 5 लाख हर साल मरते हैं, क्योंकि 1,500 टीबी से, 1,300 कैंसर से रोज मरते हैं। तो ये रबर से खींचतान के भी ये इसको नहीं कर पाए। अब जो टीके से मौतें हो रही है, ये उसको लेबल लगा के बोल रहे हैं कि देखो इतने मरे, देखो उतने मरे। जी, तो ये निश्चित बात है। प्रोजेक्ट जो ब्लू अभी बीम, सामने, ये जी एक जी जी, CGI रिपोर्ट है, एक प्रोजेक्ट CGI रिपोर्ट है। ये उन लोगों को बदनाम करना है, इन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स को। और ये चीज आपको इसलिए नहीं पता है कि मैं आपका नाम नहीं, मैं सबको बोलूंगा, क्योंकि लोग है ना अपने यहाँ पे डाइवर्ट हो जाते हैं, डाइवर्जन चला जाता है। रामदेव बाबा आगे है और IMA वाले आगे है और लगे पड़े हैं एक दूसरे के साथ। क्या 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 मिलेगा? कुछ नहीं होने वाला है इसका। जैसे अर्णव गोस्वामी के मैटर जी का कुछ नहीं हुआ, कंगना के मैटर का कुछ नहीं हुआ, और हमारे महाराष्ट्र में पुलिस का मैटर जो हुआ था कुछ, तो उसमें कुछ नहीं हुआ। वो जो अंबानी के घरों के बाहर एक RDX से भरी गाड़ी मिली थी, उसकी इंक्वायरी का कुछ नहीं हुआ। तो इस तरह से भी ये जो लड़ रहे हैं ना एक दूसरे से, इनका कुछ नहीं होने वाला है। सबसे पहले इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ये डॉक्टर्स का एसोसिएशन है, और जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, MCI जो है, वो गवर्नमेंट ऑथराइज एक संस्था है। तो अगर MCI स्टेटमेंट देती तो बात थी। डॉक्टर लोगों का अभी क्या हो गया, आयुर्वेदिक वाले भी लड़ रहे हैं, यानी बाबा, और वो IMA वाले भी लड़ रहे हैं। IMA इसलिए लड़ रहा है कि एलोपैथी को बदनाम किया गया। अब और एलोपैथी किसकी है? एलोपैथी रॉकफेलर की है, रॉकफेलर की है। इन्हीं की तो GSK फार्मा, मर्क फार्मा, बायर फार्मा, ये सब उन्हीं की कंपनियां है। इसी में बिल गेट्स के शेयर्स हैं। यही तो सब खेल है कि लोगों को बेवकूफ क्यों लोग इतने आप समझ नहीं पा रहे। तो इसका रीजन है, आप जो लोग टूथपेस्ट यूज करते हैं, आप लोग जो साबुन यूज करते हैं, आप लोग जो शैम्पू यूज करते हैं, इन चीजों में जो है वो फ्लोराइड है, ट्राइक्लोसॉन है। ये आपके दिमाग की एनालाइजिंग कैपेसिटी जो रहती है, जो ब्रेन है, जिसका पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिसे मदर ग्लैंड ऑफ बॉडी कहा जाता है, हार्मोन की, उसको डैमेज करता है। उसको वो डैमेज करने की वजह से लोग जो है उसको समझ नहीं पा रहे कि हो क्या रहा है। और एक बात समझिए, एक पीरियड था 1940s में, 1955 में, जब डॉक्टर, अमेरिका के डॉक्टर लोगों ने सिगरेट को प्रमोट किया था। डॉक्टर, आप सोच नहीं पाएंगे, प्रेगनेंसी स्मूथ होने के लिए, डिलीवरी स्मूथ होने के लिए डॉक्टर लोग कहते थे सिगरेट पियो। टीवी पे आके जैसे आज बोलते हैं ना कि ये टूथपेस्ट यूज करो तो आपके दांतों की झंझनाहट जो है वो कम हो जाएगी।
तो उस तरह से मैं नाम नहीं जी लेना जी चाहूंगा किसी बैच का, ब्रांड जी का। जी तो उस तरह से तब डॉक्टर लोग प्रमोट, आप अभी भी गूगल पे जाइए, कैमल सिगरेट एडवर्टाइजमेंट, CAMEL सिगरेट एडवर्टाइजमेंट 1940s, आपको दिखेगा। डॉक्टर लोग कह रहे हैं कि डिलीवरी के लिए सिगरेट पियो, डॉक्टर लोग कह रहे हैं स्ट्रेस रिलीव करने के लिए सिगरेट पियो, डॉक्टर लोग कह रहे हैं पाल्पिटेशन हो रहा है सिगरेट पियो। यानी एप्रॉन डाल के आए हुए, आई डोंट नो, वो 1940s में मेरे पिताजी नहीं थे तो मुझे क्या पता वहां पे क्या था, पर वो करते थे, ऐड थी, वो ऐड थी जी तब। तो इसलिए इस पर पूरा भरोसा देखिए किसी पे भी मत रखिए, मुझ पे भी मत रखिए, पूरा भरोसा मुझ पे भी मत रखिए, खुद जाइए। कानों के और आंखों के बीच में 4 उंगलियों का फर्क है, जो कहा है जाके खुद सर्च कीजिए, खुद देखिए। अगर जब आपको यकीन आएगा तो यकीन कीजिए आंखों पे, और पूरी चीजें आंखों पे भी यकीन मत कीजिए। इसीलिए तो प्रोजेक्ट ब्लू में मैं कह रहा हूँ कि एक हॉक्स है। इसलिए सही बात क्रिटिकल थिंकिंग रखिए, सोचिए इसके बारे में। कानों सुना जी आंखों देखा हमेशा सच नहीं होता है, आपको उसको क्या कहते हैं, उसे ठोक ताल के कंफर्म करना चाहिए, ये सच है क्या। मुझ जी पे भी भरोसा मत रखिए, उसको भी जी सर्च कीजिए। बिल्कुल। और जो डॉक्टर साहब ने कहा, सामान्य भाषा में उसको कहूं तो व्यक्ति को चेतना शून्य कर दिया जा रहा है। उस व्यक्ति की जब चेतना ही खत्म हो जाएगी तो व्यक्ति दुनिया में क्या करने वाला है, ना वो किसी ज़ोंबी बन षड्यंत्रों से जाएगा बच पाने वाला है। वो झोंबी, जिसकी चेतना खत्म हो जाएगी वो झोंबी बनेगा। जिसको डॉक्टर साहब जिसको प्रिपेयर्डनेस 101 कहते हैं, CDC रिपोर्ट प्रिपेयर्डनेस 101, आप जी जाके गूगल सर्च कर लीजिए, आपको मिलेगा प्रिपेयर्डनेस 101 ज़ोंबी अपोकैलिप्स। उस पे जी किस तरह से प्रोटोकॉल है, किस तरह से हमें रहना है, किस तरह से वहां पे आपको बचना है, वो जाके आपको गाइडलाइन जो है वो आपको प्रिपेयर्डनेस 101 में मिलेगी। बिल्कुल। और इन सभी जानकारियों को आप सर्च कर सकते हैं। और बार बार डॉक्टर साहब जो बात कह रहे हैं ना, ये सबसे गहन बात होती है कि आप सुनिए, मुझको समझिए, जितना जान सकते हो विश्वास मत कीजिए, लेकिन एक बार जाकर भाई सर्च तो करो। बंद बुद्धि वाले तो मत बनो, ऐसे डब्बे तो मत बन जाओ कि भेड़ों की तरह की जहां एक जगह कह दिया गया वहीं चलने लग गए। तो दिमाग को चलाइए, और जितना साहस डॉक्टर विलास जी कर रहे हैं, इस साहस को हम हर किसी ने समर्थन करना चाहिए और इसमें साथ खड़े होना चाहिए, ये हमारा कहना है। बहुत से लोगों को डॉक्टर विलास जगदले जी की चिंता भी बहुत ज्यादा है। वो कहते हैं कि आखिर आप इतना साहस कर कैसे लेते हैं। देखिए आज नहीं करेंगे तो वैसे भी ये 2025 तक हमें छोड़ने नहीं वाले, 2030 तक ये हमें छोड़ने नहीं वाले। कम से कम जो एक गुलाम पिक्चर का एक डायलॉग था, उसने अपने को इतना मारा, अपन ने 2 मारा मगर सॉलिड मारा। तो हाँ हाँ मार के मरना है, मरना है तो मार के मरना है। ये आए और मार मार के चले गए और रोते रहे, ये जिंदगी में। ये अब मैं आता हूँ मराठा समाज से, तो हम छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा है कम से कम लड़के मरो, बिना लड़े बिल्कुल मरने में तो फिर क्या गुलामी, क्या क्या मतलब है। और एक है, आप जियोमो सीट के बारे में एक बात बताऊंगा। जो लोग जी जी सोचते हैं कि अ, आमिर खान अच्छा है, एक्टर बहुत अच्छा है आमिर खान, उसका पानी फाउंडेशन ही बहुत अच्छा काम किया है महाराष्ट्र में, मगर उसकी जो NGO है ना, वो अब गाँव में देहातों में जा जाके वहां से देसी बीज जो है आ, वो कलेक्ट कर रही है। ये बहुत डेंजर है, क्योंकि बिल्कुल इसी बिल गेट्स, आमिर खान ने सत्यमेव जयते में बिल गेट्स को बुलाया था और उसकी इमेज भारत में सुधारने का काम किया। तो ये जो है आमिर खान का ये जो रोल है, वो जो सीड कलेक्ट करने में, ये भारत में जीएमओ फूड को प्रमोट करने के लिए काम करेगा। क्योंकि कल अगर किसानों के पास जियो अपने देसी बीज ही नहीं रहेंगे, तो आखिर में किसानों को वही जीएमओ फूड लगाना पड़ेगा, उनको भी खाना पड़ेगा और मार्केट में बेचना पड़ेगा। और एक बार जीएमओ खाना चालू किया तो बस अगले 3 या 5 साल में कैंसर है ही आपके रास्ते में। अब बिल्कुल और एक बात है, जो लोग अभी ये चल रहा है ब्लैक फंगस, ब्लैक फंगस, तो ब्लैक फंगस तो उन लोगों को हो ही रहा है जिन्होंने हॉस्पिटल में जाके हाई स्टेरॉइड लिया और रेमडेसिविर लगवाया और सब किया, मगर ये जी कॉमन लोगों को भी हो रहा है जो हॉस्पिटलाइज नहीं हुए थे। तो कहीं तो भी कुछ लिंक छूट रही है। वो जो कड़ी है इन दो चीजों को जोड़ने वाली, कि नॉन हॉस्पिटलाइज लोग जिन्होंने रेमडेसिविर लिया नहीं था, या फिर फेविविर लिया नहीं था, या फिर स्टेरॉइड लिया नहीं था, या या फिर जिंक नहीं लिया था, विटामिन सी नहीं लिया था, इन कॉमन लोगों को जो घरों में बैठे हैं,
उनको कैसे का फंगल इन्फेक्शन हो रहे हैं। तो इसकी एक ये लिंक है जिसका अहवाल इसी रिपोर्ट में आता है। ये जी आपके डीएनए आरएनए क्रोमोसोमल को भी डैमेज करने की कैपेसिटी रखता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी, ये इनका रिपोर्ट है। तो आप सोचिए फिर ये आपके सादे सेल का, नॉर्मल सेल का कोई साइड इफेक्ट नहीं करेगा। तो ये फंगल इन्फेक्शन जो है ना, ये इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की देन है। ये इसी का जो लो फ्रीक्वेंसी जो काम चल रहा है, अभी लो फ्रीक्वेंसी जो जा रही है, ये उसी की वजह से लो फ्रीक्वेंसी आपको फंगल दे रही है। और उसी के लिए आप आपकी, क्योंकि खेल है इम्यूनिटी का, और इन्होंने खुद कहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी जो है ये आपकी बॉडी की इम्यूनिटी डैमेज करती है। ये इनका रिपोर्ट है, मेरा नहीं। मैं सिर्फ रिपोर्ट को रेफर दे रहा हूँ। बिल्कुल। तो ये जब है तो करो, जिन लोगों के एरिया में फंगस इन्फेक्शन हो रहे हैं जाके टावर बंद कर दो। लिखो आपके कलेक्टर को, लिखो आपके चीफ मिनिस्टर को, लिखो आपके पुलिस स्टेशन को कि भैया हमारे जान को खतरा है। क्योंकि देखिए नासिक जिले में खड़े खड़े 35 लोगों की, पहले 11 फिर 14 फिर 18, 16 या 18 स्टोरी, ऐसे 35-40 लोगों की खड़े खड़े मौत हुई। मैंने तब भी कहा था पिछले साल दिसंबर में, अब आपको खड़े खड़े लोग मरते हुए दिखेंगे। क्योंकि जो 5G का ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी 40 के ऊपर जाता है और रेडिएशन 2.4 के ऊपर जाता है, ये आपके हार्ट के ऊपर इम्पैक्ट कर सकता है। क्योंकि आपकी बॉडी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पे चलती है। आपके ब्रेन का जो ग्राफ निकलता है उसे इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ कहा जाता है। जो आपका हार्ट है उसका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ईसीजी कहा जाता है। तो इन चीजों को अभी भी अगर लोग नहीं मानते हैं, देखिए आप जब डॉक्टर के पास जाते हो, आप कहते हो मुझे बुखार आया है, मुझे सर्दी है, मुझे खांसी है और मुझे बदन दर्द है, तो फिर डॉक्टर का काम रहता है डिफरेंशियल डायग्नोस करना, जो आया है सिम्टम्स उसको समझना और उस पर डायग्नोस करना। फिर डॉक्टर पूछता है भाई साहब आपको बुखार कैसे आता है। आप कहोगे बुखार मुझे पहले धीरे धीरे आता है, फिर बढ़ते 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 पीक पे चला जाता है। तो फिर वो अगर ये कहता है सिम्टम्स, अगर ये लक्षण है कि धीरे 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 आके बढ़ते जाता है, फिर डॉक्टर पूछता है भाई जबान दिखाओ। जी जी। फिर आपकी पल्स टेस्ट करता है, स्टेप लैडर लाइक फीवर, ये टाइफाइड। फिर अगर डॉक्टर कहता है भाई आपको बुखार आता है, कैसे आता है, वो कहेगा सर दिमाग दर्द देता है, ठंड बच के आती है और बाद में बहुत पसीना निकल जाता है और मेरे पिंडों में और इसमें दर्द होता है। तो डॉक्टर मलेरिया के बारे में सोचता है, अब मलेरिया टेस्ट कराओ। जब आप कहते हैं कि साहब मुझे बहुत सर दर्द होता है, मुझे तेज बुखार आता है और ठंड भी बच के आती है, मगर बदन पे बारीक बारीक रैश भी आती है, तो आपको डेंगू के बारे में सोचना पड़ता है। तो इसी तरह से अगर कोई बीमारी आ रही है और उसी टाइम पे अगर कोई पॉजिटिव फैक्टर आ रहा है, क्योंकि मेरे पेशेंट को देखा है, कॉस्मेटिक्स में भी मेरे पास पेशेंट आते हैं फंगल इन्फेक्शन के, तो जब जब 5G की टेस्टिंग चालू हुई, जब जब मेरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मशीन पे, रीडिंग मशीन पे दिखाया कि यार फ्रीक्वेंसी बड़ी है, उसी टाइम पे मैंने नॉर्मल स्किन फंगल इन्फेक्शन के पेशेंट मेरे पास बड़े थे। तो ये मेरा काम है भाई, मुझे सोचना पड़ेगा। जब 5G टेस्टिंग होता है तभी कोविड के पेशेंट बढ़ते हैं, तभी सारी के सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस के पेशेंट बढ़ते हैं और उसी टाइम पे फंगल इन्फेक्शन के भी पेशेंट बढ़ रहे हैं। मगर अब जो है, अब फ्रीक्वेंसी लो चल रही है, अब ये सॉफ्ट टिश्यू पे डैमेज करेगी। मतलब ये अब आने वाले इनका टारगेट बच्चे हैं, तो बच्चों पे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी असर करेगी। इसी चीज में अब लोगों की ये प्रतिक्रियाएं आने लग गई हैं डॉक्टर साहब, मैं तो उनकी प्रतिक्रियाओं को भी लेना चाहता हूँ। बच्चे वो सामान्य रूप से प्रश्न बोले, सर बताइए एलियन जीतेगा या घटिया लोग जीतेंगे? देखिए ये आप किस तरह से लेते हो आप किस तरह से लेते हो। अगर आप एलियंस के साथ दोगे तो आप जीतोगे और एलियंस भी जीतेंगे। अगर आप घटिया लोगों का साथ दोगे, आप मीडिया का साथ दोगे, आप इस दलाल मीडिया का साथ दोगे, तो फिर एलियंस हारेंगे, घटिया लोग जीतेंगे और आपका बट्टाधार, आप फिर से गुलाम बन जाओ। एलियंस आपको मार्स पे ले जाने के लिए चाहते हैं, एलियंस आपको चांद पे ले जाने के लिए तैयार है। वहां पे उन्होंने सोसाइटी बना के रखी है। इजराइल के
साइंटिस्ट ने डिक्लेयर किया है कि मैं उनके अंडरग्राउंड स्टे जो है उनके फैसिलिटीज उसमें जाके आया हूँ। और मेरा ये डोनाल्ड ट्रम्प भी जानता है। इवन 1960s में जो वहां के अमेरिका के प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी, वो ये बात डिस्क्लोज करने वाले थे, पर सीआईए ने कहा था नहीं, अभी नहीं, लोग अभी प्रिपेयर नहीं इस चीज के लिए। फिर आए बराक ओबामा। बराक ओबामा भी 2009 में डिस्क्लोज करने वाले थे एलियंस के बारे में। उनको भी कहा गया रुको, अभी नहीं, क्योंकि एजेंडा 2021 था ना, उसका पहला नाम था एजेंडा 2011। तो बोले अभी नहीं, एक बार 2010 में वो लॉकडाउन बिकडाउन करेंगे और महामारी लाएंगे स्वाइन फ्लू की, और फिर जब टीका देंगे, क्योंकि ये सब टारगेट पहले से था, डिले होते गया। अब जो है ये हो चुका है, एजेंडा 21 सक्सेस हो चुका है। भारत ने कृषि बिल लाया है, एजुकेशन रिफॉर्म बिल लाया है, और हेल्थ कार्ड लाया है, ID 2020 लाया है, चिप लाया है। तो ये बोले ठीक है, अब भारत के लोग आधे के ऊपर ये टीका लगवा लेंगे, तो फिर जब ये हो जाएंगे कम, तो फिर वो लाएंगे। अब ये मानने के लिए डोनाल्ड ट्रम्प ने भी यही कहा था कि मैं इसको डिस्क्लोज करूंगा पिछले साल 2019 में। तो उनको कहा गया सर आप इलेक्शन जीत लो, फिर अपन देखते हैं अगले साल। इन्होंने जानबूझ के डोनाल्ड ट्रम्प के जो बैलेट थे, जो पोस्टल बैलेट थे, वो उन्होंने जानबूझ के डिस्ट्रॉय किए, जानबूझ के उसको हराया। और ये अभी भी नहीं चाहते हैं कि जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, जो एलियन टेक्नोलॉजीज है, वो आपको मिले। और ये बात मैं ही नहीं कह रहा हूँ, ये हॉलीवुड के कई स्टार्स ने ट्वीट किए हैं। उन्होंने ट्वीट किया है, आई विल गोइंग टू हंट डाउन एलियंस, आई विल गोइंग टू जॉइन अ पार्टी किलिंग एलियंस। तो ये देखिए दो तरह के हैं, एक अच्छे भी एलियंस है, वैसे बुरे भी एलियंस है। तो अच्छे एलियंस आपको टेक्नोलॉजी देना चाहते हैं, जो बुरे एलियंस है वो इन लोगों के साथ यहाँ पे राज्य करना चाहते हैं। इसके रेफरेंस आपको मनु टाइम से मिलेंगे, जब बाढ़ आई थी, जो इसमें जग बुड़ी हुई थी, पूरी दुनिया डूब गई, जो बाइबल में भी लिखा है, जो कुरान में भी लिखा है, जो हिंदू धर्मों में भी लिखा है कि बाढ़ आई थी, नोहा आया था, यहाँ पे मनु की वो बोट आई थी, फिर विष्णु जी ने मत्स्य अवतार लेके उनको वहां बचा के लेके गए थे। तो ये सारे इसमें है। तो इसको समझने के लिए आपको मेरा वीडियो है जिसमें मैंने इंका और इंकी के बारे में बताया है, किस तरह से वो सब हुआ था। और ये सब बहुत लंबी स्टोरी है। तो ये सब चीजें कोई मानेगा कोई नहीं मानेगा, मेरा काम है आपको जो मैं जानता हूँ, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, जो मैंने मेरे सुनने के बाद उसको जांचा पड़ताला और कंफर्म किया, फिर आपको बता रहा हूँ। तो यह आपका है कि आप भी जांचो परखो, जो मैंने कहा है इक्का इनकी यूजेनेसिस, इनके बारे में सर्च कीजिए। एलियंस का अगर जानना चाहते हो तो आपको बताया गया है कि 9 ही प्लैनेट है। चांद सूरज को पकड़ के अपने सूर्यमाला में सिर्फ 9 प्लैनेट है, गलत बात है। यस पे यहाँ पे 10वां भी प्लैनेट है जिसका नाम निबेरू है, जो प्लैनेट एक्स नाम से जाना जाता है, जहाँ से अनुनाकी नाम के जो मिस्र में जो आए थे, जिन्होंने वहां पे मेसोपोटेट जो संस्कृति है वो वहां पे इजराइल के पास जो बनाई थी, डेवलप की थी, उन्हीं की देन थी। और इसका अपने बहुत से हिंदू धर्मों में भी रेफरेंस है कि बलराम की जो श्री कृष्ण भगवान के जो बड़े भाई थे बलराम, उनकी जो बीवी थी उनसे वो 20 से 30 फीट बड़ी थी। उन्होंने उसको फिर वो बड़ी अपना जो आता है हल से दबा के छोटा किया, जिसे जायंट कहा जाता है बाइबल में। अपने यहाँ पे उन्हें, क्योंकि द्वापर युग में लोगों की हाइट बहुत ज्यादा थी, फिर वो त्रेता युग आते आते कम हो गई थी। और यही है जीन एडिटिंग, यही हुआ है 68 बार, यही हो रहा है इस बार। मगर इस बार एलियंस आपके साथ डायरेक्ट इन चीजों के लिए काम करना चाहते हैं। अब आप उनको साथ दोगे तो बढ़िया, अगर आपको लगता है ये गलत है, ये सब झूठ है, तो फिर ब्लू बीम प्रोजेक्ट पे आप चलने वाले हो और आप गुलाम इसी तरह से रहने वाले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हम ये कहना चाहेंगे, अगर रहने का मन ही है किसी लोगों का तो ऐसे लोगों के साथ रहे जो मुट्ठी भर जरूर होते हैं। पांडव 5 भी हैं तो भी काफी हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण है उनके इरादे। जो अभी डॉक्टर साहब ने कहा है वही बात राजीव भाई कहा करते थे कि एक रास्ता वो है जो रास्ता
ये जो ढोंगी पाखंडी लोग चुनते हैं, जो लोगों को दुनिया में कंट्रोल करना चाहते हैं, एक रास्ता वो है जो भगत सिंह का रास्ता है, जो चंद्रशेखर आजाद का है, राजगुरु का है, और स्वयं राजीव भाई का रास्ता रहा है। कुछ ऐसी रास्ते जो महाराणा प्रताप जी से लेकर छत्रपति शिवाजी जी ने इस देश के अंदर लड़के दिखाए हैं। लेकिन एक बात है डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगा कि हमने आमतौर पर देखा है छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जो युद्ध कला है वो छापामार युद्ध की रही है, लेकिन डॉक्टर विलास जी सामने से युद्ध कर रहे हैं, ऐसा क्यों? टाइम खत्म हो गया है एक्चुअली। छत्रपति शिवाजी महाराज की जो मैं ये छापामार युद्ध जो था वो 2018 से करते आया हूँ, और आज जब ये हुआ है कि भाई बात आज सामने सामने आई है, तो अफजल खान के भी छावनी में जाके शिवाजी महाराज ने उसके आंतड़े निकाल लिए थे। ये नौबत है कि आज जाना पड़ेगा, उस फील्ड पे उतरना होगा, वरना ये छोड़ेंगे नहीं। तो इसलिए आज फिर कोर्ट में डायरेक्ट याचिका दाखिल करते हुए छापामारी पहले ही कर चुका हूँ अब सिर्फ लोगों को बताने का काम कर रहा हूँ, वरना मैं सब पहले ही कर चुका हूँ। जी जी जी। और वर्तमान में डॉक्टर साहब कौन सी PIL वगैरह डल गई हैं और क्या चल रहा है? और कोई व्यक्ति जिसको मास्क पहनने, वैक्सीन के कारण नौकरी गंवानी पड़ रही है, ऐसे लोग बहुत हमें रोज फोन कर रहे हैं, समझा रहे हैं, हमें बातें बता रहे हैं अपनी, तो क्या इनको किया जाए? आपको कोई भी कंपलसरी नहीं कर सकता है टीका। ये RTI में जानकारी आई है, आप उस RTI की जानकारी को आपके निवेदन के साथ जोड़ के, जिस डिपार्टमेंट में आप काम करते हो, जिस कंपनी में आप काम करते हैं, उसके CEO को, उसके जनरल मैनेजर को लेटर लिखिए, उनको कहिए कि ऐसे इस तरह से मैं धर्म के आधार पर टीका नहीं लेना चाहता हूं, और इसको सरकार ने भी ऐच्छिक किया हुआ है, तो आप हमें क्यों मैंडेटरी कर रहे हो? अगर आप इस तरह से करते हो तो मुझे प्रशासन के पास जाना होगा। आप उस लेटर की कॉपी उनको भेजिए, एक कॉपी आपके वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को भेजिए, और एक कॉपी पुलिस स्टेशन को दीजिए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि जो कर रहे हैं वो असंवैधानिक है। तो संविधान बचाने का काम किसका है? प्रशासन का। वही तो धारा 144 लगाई उन्होंने, जमाबंदी लगाई है, और इम्प्लीमेंट सरकार कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट। तो आपके मुख्यमंत्री को एक लिखिए, आपके डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को एक लिखिए, और नजदीकी पुलिस स्टेशन को एक लिखिए, और दीजिए लेटर कॉपी उनको, जो अपने आपके मैनेजर, जनरल मैनेजर, या फिर आपको जो भी डिपार्टमेंटल हेड होगा उसको देखिए क्या होता है। अगर फिर भी नहीं मानते, आपको नोटिस इशू करते हैं, आप बिल्कुल मैट में जाके याचिका दाखिल कर दीजिए। आपको पूरा अधिकार है मैट में जाने का, जो एम्प्लॉयमेंट एक्ट जो आता है जिसके तहत आप कोर्ट है, मैट कोर्ट, वहां पे जाके दाखिल कीजिए। कोई अगर आप पे अन्याय कर रहा है और आप उसको सहन करोगे, तो ये आपकी गलती है कि आप उस अन्याय को सहन कर रहे हो। अन्यायकर्ता में दम नहीं है, अन्याय इसलिए हो रहा है कि आप सहन कर रहे हो। जिस दिन आप उनपे कहोगे ठीक है आप मुझे निकाल रहे हो, मेरे 20 साल की सैलरी विद इंक्रीमेंट विद TDS मुझे रखिए, मैं छोड़ता हूँ, तो आप करो तो सही। जब 2-4 कंपनियों पे केस ठुक जाएंगे ना, ये बाकी कंपनियां भी बोलेंगे भाई लेना है तो ले, मत ले, आ कब, मगर कोई ये रीजन देकर नहीं निकाल सकता कि आप टीका नहीं ले रहे हो। ये संविधान पे चलता है देश, और संविधान कहता है आर्टिकल 25, फ्रीडम ऑफ लाइफ, फ्रीडम ऑफ लिविंग। और कंपनियों के आपने एग्रीमेंट किया होगा, पॉलिसीज, तो कंपनी के पॉलिसीज में जो सुधार हुआ है वो संविधान के बाहर नहीं। संविधान अभी भी कहता है यू हैव फ्रीडम ऑफ लाइफ। प्राइवेट वालों को भी आप लेटर दीजिए, आपके जो जनरल मैनेजर या फिर जो CEO हो गए उस कंपनी के, उनको लेटर भेजिए, इस तरह से मुझे चाहिए छूट, और मैं संवैधानिक तौर पे आपको मेरी जान की इस सुरक्षा की आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आप उनको आप डिमांड कीजिए, तो आपको कोई भी कंपलसरी नहीं कर सकता, मैंने कहा ना, संवैधानिक रीति। और अगर जिस तरह से आप लेटर लिखो, ये प्रशासन और ये लोगों को बातों पे उन्होंने कहा, आपने सुना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। लेटर वो नहीं दे रहे ना आपको रिटर्न में, आप लेटर दे दो मुझे नहीं चाहिए, और इसी कॉपी आप आपके कलेक्टर को, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को, आपके मुख्यमंत्री साहब को और आपके पुलिस स्टेशन को एक कॉपी दे दीजिए कि मुझे हुए ये टीका लगवा रहे हैं जो कि सरकार ने ना कहा है। अगर मुझे कुछ होता है तो मेरे फैमिली को 1 करोड़ का हर्जाना कंपनी देगी, लिख दो, कंपनी को लिख दो, उनकी साइन ले लो फिर टीका। जब कंपनी आपको 1 करोड़ देगी, कुछ होता है तो फिर क्या है, कंपनी में नहीं इतना दम 1 करोड़ आपके साथ एग्रीमेंट कर ले। जी जी। एक चीज और है डॉक्टर साहब, आप खेल को समझो, फिर आप खेल को आपके हिसाब से खेल सकते हो। सिस्टम समझ लिया ना, तो आप सिस्टम को सिस्टम के हिसाब से ही खेलने का।
तभी सिस्टम को समझता है कि ये अपने से भारी है। जी जी। एक चीज और है डॉक्टर साहब, पेंडेमिक एक्ट के नाम पर कुछ ऐसी धाराएं हैं जो व्यक्तियों के संवैधानिक दायित्वों को, उनके हकों को भी प्रभावित करती जा रही है। मतलब वो मैंने कुछ कहा ऐसी ना, धाराएं, जैसे कल एक व्यक्ति ने मास्क नहीं पहना, उसमें कील ठोक दी गई। मैंने कहा ना आपको, सिस्टम को सिस्टम की तरह से खेलना है। उन्होंने कहा मास्क लगाना है, बिल्कुल लगाओ मास्क। इतना पतला मास्क लेके आओ मार्केट में, जो सर्जिकल मास्क मिलता है 2 रुपए का, जिसको लगाए नहीं लगाए तो कोई फर्क नहीं गिरता है। लगा जी देगा, जी हाँ जी जी। लगा लिया है। जैसे पुलिस वाले चले गए, आपने जो करना है वो कर लीजिए। अरे मोदी साहब नहीं लगाते मास्क, वो अमित क्या नाम उनका, वो अपना अमित शाह नहीं लगाता है मास्क। वो अमित शाह का बेटा जय शाह दुबई में बैठा था आईपीएल के, पिछले साल मैंने फोटो देखे थे गांगुली के बाजू में, वो नहीं लगाता है मास्क। तो इनको चाहिए ना सिस्टम, हाँ मास्क ठीक है, इतना पतला मास्क आता है सर्जिकल मास्क 2 रुपए का, कि उस पे से आप आंख पे भी लगा लो ना, आंख पे, और गाड़ी चलाओ तो भी आप गाड़ी आराम से चला पाओगे, इतना पतला आता है। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। कहने का मतलब है बाईपास करिए इसको, कुछ कुछ तरीके ऐसे जहां पर बाईपास करना पड़ेगा। अगर ये क्यों बोल रहा हूं मैं, अगर लोग साथ देते, हमने तो 3 बार आंदोलन किए, अगर साथ देते हैं आपके साथ, अगर साथ देते आंदोलन होता है, और सरकार अगर, मैं इसीलिए कहता हूँ किसान आंदोलन को सपोर्ट, किसान आंदोलन आज ब्लैक डे मना रहा है, आपके घरों पे बिल्कुल काले झंडे लटका दो, दिखा दो आपके आजू बाजू लोगों के हम किसान आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं। देखो किसान कुछ गलत नहीं मांग रहा है। जिस तरह से आप प्राइवेट जॉब वालों को, आपका डर है कि आपकी नौकरियां खत्म कर देंगे टीका नहीं लिया तो वही किसानों को डर है कि कहीं हमारे, अगर इन्होंने जमीन अधिग्रहण कायदा अगर वो जो लाया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, अगर हमारी जमीन चली जाएगी तो फिर क्या करेंगे। गलत नहीं है ना, आपका ब्रेड एंड बटर जिस चीज पे है, जिसका आपका भविष्य है, आपके आने वाले पीढ़ियों का भविष्य है। देखिए मैंने कहा मैं मराठा समाज से आता हूँ, तो मेरी खेती जो है मेरे बेसिक है, मेरे पिताजी एजुकेटेड हुए, वो सीखे, क्लास 1 बने, हम सीखे, मेरा भाई डॉक्टर इंजीनियर बना, मैं डॉक्टर बना। और मेरे आज भी सारे रिलेटिव, मेरे सारे बुआ, मेरे चाचा, मेरे मामा सब खेती करते हैं, सब खेती करते हैं। मेरे पास भी जो है 25 से 20-25 एकड़ अभी भी खेती है। मैं हफ्ते में 3 बार खेत पे जाता था। तो खेती, मेरे आज भी फेसबुक पे कई सारे फोटो है मेरे खेत के। तो ये बेसिक्स है, कल बुढ़ा हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, मेरी नेक्स्ट जनरेशन को मेरी खेती रहनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि एजुकेशन लिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत बड़ा मर गया हूँ 30 मार्क का। 4 किताबें पढ़ने से कुछ होता नहीं है। मैंने मेडिकल पढ़ा इसलिए डॉक्टर बना, कल लॉयर्स की पढ़ाई करते तो वकील बन जाता था। तो ये नहीं है कि मैं क्या हूं, मैं डॉक्टर हूं क्योंकि मैंने किताबें पढ़ी है। एट द एंड लोग कहते हैं कि एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें प्रूव किया है, आदमी जब मरता है तो वो जो आत्मा है वो निकल जाती है, तो आत्मा का कुछ होना चाहिए बदन में, तो आत्मा का वजन 21.8 ग्राम है। आत्मा का भी वजन है। जब आदमी मरता है तो उसका बॉडी में से कितना वजन कम होता है, तो 21.8 ग्राम। वो मैंने देखी थी वो पोस्ट, मैंने मे भी शेयर की कि नहीं की मुझे याद नहीं, मगर फिर से मिलती तो मैं फिर शेयर करूंगा। तो कोई कंपनी ने ऐसा एग्रीमेंट नहीं करेगी, आपका जितना पड़ेगा। ये आपके बारे में बता रहे हैं कि डॉक्टर साहब ने एक उपाय बताया, क्योंकि एग्रीमेंट ही नहीं करेगा ऐसा, उसको झुकना पड़ेगा। तो मैं कह रहा हूं ना, वो आपको झुकाने का ट्राई कर रहे हैं। देखो आप नॉन वेज नहीं खाते हो, और मैं अगर कोई लेग पीस लाऊंगा और आपके मुंह में ठूसने का ट्राई करूंगा, तो आप क्या करोगे भाई? आप विरोध करोगे ना, नहीं खाने का, हाथ पकड़ोगे, झटकोगे, धकेलोगे, ये करोगे। तो यही तो है, वो आपको टीका लगवाना चाह रहे हैं, आप उसको विरोध नहीं करोगे तो वो तो लगवा नहीं वाला है। बिल्कुल। अगर आप जाते हैं कहीं, अभी आ गया है वो खाना खुद लेके खाने की पद्धत आ गई है, उससे आ गया है। पहले तो पंगत बैठती थी, लोग बैठते थे एक लाइन में, खाना परोसा जाता था। तो कोई सब्जी या कोई चीज आपके अगर थाली में जबरदस्ती कोई रख के जाता था और आपको नहीं खानी है, तो आप उसको हाथ लगाते थे क्या? नहीं लगाते थे। तो उस तरह से ये लाया है, और ये आपको जबरदस्ती देना चाह रहे हैं। अगर आप विरोध नहीं करोगे तो वो देंगे, आप विरोध करोगे
तो वो सोचेंगे, और आप उसको रिटर्न में विरोध करोगे और उसकी कॉपी अगर आप डीएम को, पुलिस स्टेशन को और इनको देंगे तो वो डरेंगे। संविधान के तहत आपने कंप्लेन की है। हाँ, अगर आपको मुझे निकालना है तो रखो, मुझे नोटिस पीरियड पे रखो, और मुझे जब वो नोटिस पीरियड रखेंगे मैट में डालो, जाएंगे आपके 10-15 हजार रुपए, कोर्ट में मैटर डाल दो। जब 10-15 कंपनियों पे, मल्टीनेशनल कंपनियों पे केस ठुक जाएंगे तो छोटी वाली कंपनियां बिल्कुल डर जाएंगी। आप आपके देखो, संवैधानिक अधिकार को जान लोगे और न्याय व्यवस्था पे जाओगे, सिस्टम में, मतलब सिस्टम में, अगर सिस्टम से आप खेलना है, लड़ना है, सिस्टम की तरह से लड़ना है, तो सिस्टम आपको बोल रहे हैं ठीक है, तो ठीक है, हम सिस्टम में जाएंगे, कोर्ट में मैटर डाल देंगे, मैट में को मैटर डाल दो, ये हमें इस तरह से कंपलसरी करते हुए दे रहे। कोर्ट उनका क्या कहना है और आपका क्या कहना है, दोनों सुनेंगे। और एक बार मैट कोर्ट ने डिसीजन दे दिया एक भी मैटर में, और वो मैटर अगर कंपनी हाईकोर्ट में लेके जाती है, बस वही जीत है। किसी ने डेयरिंग करनी चाहिए, जैसे मैंने की है, मैं गया हूं कोर्ट में, आप भी कीजिए, मगर डरोगे तो भाई आप देखो, तुमको बचाने के लिए कोई पैदा नहीं होने वाला है, ये बात समझो। जब होगा तब होगा, पर तब तक अपनी पीढ़ी, अपनी जान बचाने को खुद को ही लड़ना होगा। कोई आने नहीं वाला है, आपका नेता नहीं आने वाला है बचाने के लिए, आपको ही बचाना होगा। तो इसलिए जब खुद पे आती है ना, तो एक बीरबल की कहानी आप सबको पता, बंदरीन की, तो उस तरह से जब खुद पे आती है ना, तो बंदरीन बच्चे को भी पैरों के नीचे डाल के खुद के भागती है, मगर उसके पहले वो बच्चे को बचाने के लिए लड़ती है, झगड़ती है। तो कम से कम अब आप पे आई है, टीका आपको लगने वाला है, तब तो लड़ो, सब नहीं लड़ोगे तो फिर कुछ नहीं। और इसमें आपका बहुत धन्यवाद। हमारे एक साथी हैं विनोद कुमार जी, वो कहते हैं विलास भैया की वजह से मेरा वेतन रुकने और वैक्सीन लगने से बचा। साथ ही हमारे कार्यालय के 21 लोग भी बचे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जिनकी वजह से मैं जागरूक हो पाया। तो ये प्रेरणा है आपकी, आपका बहुत धन्यवाद करते हैं डॉक्टर साहब। ना जाने कितने लोगों कैसे प्रेरित होकर कार्य उठा रहे हैं, स्टेप्स ले रहे हैं और निरंतर उनको जीत रहे हैं उस काम को। अब इसमें आगे ये जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, कुछ लोग ना लेकिन दिमाग के बंद होते हैं, वो ऐसे होते हैं कि अगर आपने उनको कोई बात बोली, वो इससे जोड़ेंगे कि ये नरेंद्र मोदी जी को टारगेट करते हैं, अमित शाह को टारगेट करते हैं, या केजरीवाल को, फलाने को, ढिमाके को। कहने का मतलब उनकी बुद्धि उस आधार पर तुलना कर रही है एक सच का। तो ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे डॉक्टर विलास जी? मैं 190 देशों में से एक देश पे टारगेट नहीं कर रहा, मैं 190 देशों के जितनी भी सरकारें हैं जो इसको समर्थन दे रही है, और उन देशों के जैसे तांजानिया हो गया, वो फुगू क्या नाम था उनका, बेचारे बढ़िया प्रेसिडेंट थे वो तांजानिया के, हमने उनको भी समर्थन दिया था। ये जापान के प्राइम मिनिस्टर थे जो टीका कंपलसरी नहीं किया था उन्होंने 2006 से, उनको भी समर्थन किया था मैंने। भारत के 2013 के सुप्रीम कोर्ट को मैंने समर्थन किया था जब उन्होंने टीका मैंडेटरी नहीं किया था। मगर 2018 में मोदी सरकार ने एमआर रूबेला टीका मैंडेटरी किया, जो मेरे घर पे आया, मेरे बच्ची के लिए आया। उन्होंने नोटबंदी की, मुझे कोई फर्क नहीं, उन्होंने जीएसटी लगाया, मुझे कोई फर्क नहीं। मगर जब वो मेरे घर पे आई चीज, जब मुझे मेरे बच्ची के स्कूल में बोला गया आपको टीका लगवाना होगा, कंपलसरी करना होगा, जब मैंने विरोध किया, मुझे पुलिस स्टेशन की धमकी दी गई। तो ये अधिकार मोदी साहब को भी नहीं है कि मैं मेरी बच्ची को किस तरह से बढ़ाऊं, पैदा उसको रेज करूं, और मैं क्या खाऊं। मैं जीओमो फूड नहीं खाना चाहता हूँ, मैं देसी खाना चाहता हूँ। आप कौन है मुझे जबरदस्ती जीओमो खिलाने वाले? मैं मेरे घर में सुरक्षित हूँ, मैं मेरे क्लिनिक में सुरक्षित हूँ। आपकी 5G रेडिएशन अगर मुझे मेरे क्लिनिक में ही अगर मुझे सुरक्षित नहीं रख पा रही है, तो मैं उसका तो बिल्कुल करूंगा। बात उनकी और मेरी नहीं है, बात मेरे वैयक्तिक स्वतंत्रता की है, मेरी फ्रीडम ऑफ लिविंग की है, मेरे एक पिता के हैसियत से मेरे बच्ची को किस तरह से बढ़ाने की वो है। तो मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, कोई मेरे पर्सनल पे आता है, अगर आप मेरे पर्सनल पे आओगे, मैं किसान आंदोलन का समर्थन क्यों करता हूँ? तो मेरे पास खेती है। कल ये महाराष्ट्र शासन का आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे डीएमआईसी आई,
5 स्टार DMIC बिडकिन में। उस DMIC में हमारी कुल में कुछ जमीन गई थी जिसका 4 करोड़ रुपए पेमेंट था, और वो जमीन का कोर्ट में मैटर चल रहा था। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने SDM को पर अथॉरिटी दी है कि आप मैटर जो है आप कलेक्टर के पास या फिर SDM के पास जाके निपटा सकते हो किसान बिल में। अब यही मैटर मैं आपको बताता हूँ कि जब जमीन अधिग्रहण होता है तो DMI जो कुल धारक रहता है, टेनेंट होल्डर, तो उसको 60% पेमेंट होना चाहिए, और जो कुल जिसका लगा है उसको 60%, और जिन्होंने काम करते हैं उनको 40%। ये रूल है। हमने कहा भाई हमारा जो 2 करोड़ 80 लाख रुपए पेमेंट है जो मेरे नानी के बहनों का है, आप उनको दे दो हमारा हिस्से का, आपको जो 40% है आपका ले लो। उस बंदे ने SDM को मैनेज करते हुए मेरा पूरा का पूरा 4 करोड़ का पेमेंट उठा लिया। अच्छा। मैं वहां पे डॉक्यूमेंट दे रहा था, मैं वहां पे प्रूफ दे रहा था, मैं ओरिजिनल मालिक हूँ, मेरे डॉक्यूमेंट ये है, मेरे कोर्ट मैटर चल रहा है, तब भी SDM ने ये किया। तो ये एक तरह से करप्शन को सपोर्टिंग सिस्टम चल रही है। यहाँ पे बाबूगिरी को सपोर्ट किया जाए, सपोर्टिंग सिस्टम चल रही है। मेरे जैसे एक एजुकेटेड मानुस, मैं एक डॉक्टर हूँ, MD होम्योपैथी हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मेरे पिताजी गवर्नमेंट खुद क्लास 1 ऑफिसर थे। हम लोग गए 3.5 साल से लड़ रहे हैं कोर्ट में, क्रिमिनल मैटर फाइल किया है उन लोगों के खिलाफ कि भाई हमारा पेमेंट आप ऐसे कैसे दे सकते हो। एक GR आया था सिर्फ, जिसके तहत 2 साल के लिए अच्छा। वो जो कायदा था, वो जो कानून था 60-40 पेमेंट का, वो उन्होंने नलीफाई कर डाला। सिर्फ एक GR ने, 3 पन्नों का GR था वो। 2018 में फडणवीस सरकार जो थी महाराष्ट्र की, उन्होंने, बीजेपी सरकार, उन्होंने लाया था। अब बताओ कल ये टेनेंट जो किसान एग्रीमेंट बिल जो आया है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, कल कलेक्टर को अगर वो कंपनी, अदानी हो, अंबानी हो, कोई भी हो, बिरला हो, कोई भी, अगर उसने जाके जिला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बोल दिया भाई साहब आप हमें ये 500 एकड़ जमीन दे दो, जब मेरे जैसे एक किसान के 4 करोड़ मैटर में यहाँ पे 15-15, 20-20 लाख रुपए लेके करप्शन होता है। और खास बात है यहाँ के जो टाइम पे वो तहसीलदार थे, वही 6 महीने बाद एक करप्शन के क्या बोलते हैं, ब्राइब लेते हुए पकड़े गए, एंटी करप्शन वालों ने पकड़ा उनको। तो इसका मतलब सीधा है मेरे मैटर में भी करप्शन हुआ है वहां पे। तो इन बाबूगिरी लोगों अगर मेरी जमीन इस तरह से ले सकते हैं, तो मेरे बचे हुए 25 एकड़ के लिए जो लड़ रहा है उसको तो मैं सपोर्ट करूंगा। जिस तरह से मैं वैक्सीन के खिलाफ, टीके के खिलाफ लड़ रहा हूँ, जियो के खिलाफ लड़ रहा हूँ, 5G के खिलाफ लड़ रहा हूँ, लोग मुझे समर्थन दे रहे हैं, मुझे अच्छी बात है। कुछ नहीं दे रहे, बुरी बात नहीं है। मेरे जमीन अधिग्रहण, मेरे जमीन के अधिकार के लिए अगर कोई लड़ रहा है, किसान लड़ रहे, मैं तो बिल्कुल समर्थन दूंगा, क्योंकि मैं किसान हूँ। 7/12 पे नाम किस तरह से आता है मुझे पता है। तो भू सुधार जो है, जहाँ पे आपके 7/12 पे नाम आता है, वो प्रोसेस भी इन्होंने कृषि कायदे में चेंज किए हैं। तो मेरे 7/12 पे मेरे पिताजी के मेरे माँ जी के नाम के बाद मेरा नाम जो लगना चाहिए, वो जो प्रोसेस है उन्होंने चेंज की। मेरे बाद मेरे जो बच्चे हैं उनका नाम 7/12 पे आना चाहिए। अगर वो प्रोसेस में अगर वो चेंज कर रहे हैं, मैं तो उसका विरोध करूंगा। और इसीलिए मैं उस कृषि बिल को सपोर्ट कर रहा, कृषि बिल के खिलाफ जो आंदोलन है उसको सपोर्ट कर रहा हूँ। यही बात मैं लोगों को समझा रहा हूँ कि टेक्निकल चीज ये है। आपको टेक्निकली नहीं समझ रहा ना, ये टेक्निकल है। आज ऑक्सीजन प्राइवेट हुआ है, आपके मेडिसिन प्राइवेट हुए हैं, कल आपका अनाज प्राइवेट होगा, कल आपका पानी प्राइवेट होगा। बचा क्या है? जीना किस लिए फिर? और यही है एजेंडा 2030। यू डोंट ओन एनीथिंग, बी हैप्पी। बिल्कुल बिल्कुल। और ये प्रश्न मैंने इसीलिए किया डॉक्टर साहब, क्योंकि कुछ लोगों का जो दिमाग है ना, उसका काम करने का तरीका बहुत अजीब सा है। उस सत्य को स्वीकार नहीं करते, वो विषयांतर कर करके कहीं और ही बात को ले जाने का उनका कार्य है। मेरे एक वीडियो है आशीष पुनिया जो है उनके साथ, जी। तो उन्होंने कहा था कि सर जो लोग ये मान नहीं रहे हैं, और जो लोग कहते कि आप फेक हो, और जो लोग कहते कि टीका अमृत है, देखिए हर किसी का एक वक्त होता है, हर किसी का एक टाइम होता है। ऊपर वाला कहता है मेरे मर्जी के खिलाफ एक पैर का पत्ता नहीं हिल सकता है। तो इस आदमी के दिमाग में वो चीज आके उसके चीज एक्सेप्ट करने की उसकी इच्छा नहीं है, उस ऊपर वाले की इच्छा नहीं है, इसलिए नहीं कर रहे हैं। तो उसका डेस्टिनी है, उसका डेस्टिनी है कि उसको एक्सेप्ट नहीं करना है, तो लेट इट बी।
हमें कोई फर्क नहीं करता है, हमारी डेस्टिनी क्या है वो हमने डिसाइड किया है, उसकी डेस्टिनी उसने डिसाइड की है, क्योंकि उसके पूर्व कर्मों का फल है कि उसको अभी जागना नहीं है, उसको निरंतर उस चक्र में घूमना है, हमें नहीं घूमना है, हमें जी इस चक्र जी से मुक्त होना है। जी। और डॉक्टर साहब अभी देखने को आया, आज ही मैं कटिंग पढ़ रहा था अखबार की, उसमें अमेरिका के अंदर ही जो टीकाकरण हुआ 12 साल के बच्चों को, उनको कार्डियोवास्कुलर दिक्कतें आने लग गई, समस्याएं आने लग गई, और भारत के अंदर अब ट्रायल रन हो चुका है और 2 से 18 साल के बीच में ये होने जाने वाला है बच्चों पे टीकाकरण। इसको तीसरी लहर के रूप में आप कैसे देखते हैं और उसका समाधान क्या निकालते देखिए, ये जो टीका ला रहे हैं ना, पिछले टीके में 45 के प्लस के लोग मर गए बेचारे। हाँ, अब ये जो 18 प्लस टीका जो है ना, ये अभी भी हैं? लाया नहीं इन्होंने, जी और जी जिस जी। दिन 18 प्लस का टीका डिक्लेयर हुआ ना, उसके तीसरे दिन अदर पुनवाला देश छोड़ के भाग गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये खुद डरे हुए हैं, ये कर रहे हैं डेयरिंग मगर इतना याद जी रखिए, देखिए, बाप मरता है तो गम नहीं होता है। जी समझिए, बाप मरता है, पिताजी मरते हैं, मैं बाप इसलिए बोलता हूँ कि हमारे यहाँ पे मराठी शब्द है वो, बाप मानुस जिसे कहा जाता है, बाप मानुस से बड़ा। तो जब पिताजी गुजरते हैं ना तो इतना दुख नहीं होता है, मगर जब बेटा गुजरता है ना, हाँ तो बाप फूट फूट के रोता है, बिल्कुल। माँ फूट फूट के रोती है। कल जब 18 प्लस और 2 ईयर प्लस जब बच्चे मरेंगे ना, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, हॉस्पिटल फोड़ेंगे लोग। और यही बात आदरपुर वालों को पता थी, इसलिए जब उससे पहले भाग गया वो, कि लोग आके मुझे बिल्कुल ना मारे। तो इसलिए ये जो कर रहे हैं ना, सेकंड वेव, थर्ड वेव, ये जो है ना मिनिस्टर्स, इनको रास्ते से घूमना मुश्किल हो जाएगा। इनको मजाक लग जी रहा है, बच्चों को कुछ होने दो, आदमी भूल जाएगा कि प्रशासन है कुछ है कुछ है। जब मेरे बच्ची पे आई नौबत, मैं भूल गया प्रशासन क्या है, केस ठोक दी मैंने। तो ये जब बच्चों पे आता है ना, तो बाद भी कुछ नहीं देखता आगे पीछे। जी जी। अभी कुछ लोगों का संशय ये भी है डॉक्टर साहब कि वो कहते हैं हमने वैक्सीनेशन ले लिया, लेकिन अब समझ में आता है ये कितना घातक है और इसके परिणाम क्या है, तो क्या वो लोग सेफ हो सकते हैं या अभी समय निकल चुका उनके पास? समय निकल चुका है, ब्रिज के नीचे से पानी बह चुका है। आरएनए एमआरएनए टीके का कोई भी रिवर्स तरीका नहीं, जीन एडिटिंग का कोई रिवर्स नहीं है। इसलिए हम चिल्ला रहे थे, भी बता रहे थे मत लो मत मत लो। अगर होता था हम बिल्कुल बताते, नहीं है इसका। हम खुद कह रहे थे, मैं डरा हुआ हूँ, मैंने खुद सितंबर महीने में कहा था, मैं खुद डरा हुआ हूँ इसके टीके के क्या परिणाम रहेंगे। न्यूरोलॉजिस्ट जो है यूएके के न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के, सॉरी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के, वो खुद डरे हुए थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट न्यूरोलॉजिस्ट। तो उनका ही मैंने दिखाया था रेफरेंस, वो डरे हुए, हम डरे हुए, हम जो एक्टिविस्ट है हम डरे हुए हैं कि बिल्कुल मत लो यार, बहुत परिणाम होंगे। तो अब आखिर में हमको भी समझ चुका है, जिसका नसीब में जहां लिखा है ना वही होने वाला है। हमने कितना भी चिल्लाए तो कुछ नहीं होने वाला है, जिसका जब समय आएगा वो तभी जानने वाला है। ये हमको, मुझको खास करके फरवरी में मुझे समझ चुका, जब मौतें हुई जी और जब उन्होंने टीका डिक्लेयर किया 18 प्लस का, जी कुछ नहीं रोया, तो खुद रोया। यहाँ पे आके मोदी जैसे हम यहाँ पे नहीं हमें रोना, जब सोचता अकेले में बैठता हूँ हमको भी रोना आता है कि क्या होगा 18 साल के बच्चों के आगे के दे रहे, 2 साल के आगे। मगर फिर बाद में सोचते हैं, जब मेरे जैसा, मेरे को अगर मेरे बच्चे के लिए कंपलसरी किया तो मैं खड़ा हुआ, तो होगा कोई ना कोई जिसके, अगर आएगा कल इनके माता पिताओं पे आए थे तब ये लड़े नहीं, जब इनके बच्चों पे आएगा तब तो लड़ेंगे ना। बिल्कुल। जिन्होंने अभी कहा था कि मैंने मारा माता पिता को लगाया, माता पिता थे, मैंने कहा ना माता पिता का मौत का गम इतना नहीं होता है जितना बच्चा मर। अगर टीका लेते थे और ये मरते थे ना, तो इनके पिताजी को जितना गम होता था ना, इनको समझ उसकी पता नहीं है। पिता का माता का दर्द अलग होता है, बेटे का दर्द अलग होता बहुत कठिन स्थिति है डॉक्टर साहब, क्योंकि लोग तो ना उसको ऐसी संजीवनी समझकर जी रहे हैं कि वो सोच रहे हैं कि इसी से हम बचने वाले हैं और सबसे बड़ा महाप्रलय यही लेकर आने वाला है। तो अब हम तो प्रार्थना कर सकते हैं कि ऐसा कुछ
सद्बुद्धि मिले और ऐसे लोग जागृत हो जाएं, क्योंकि इस समय तो जो जगेगा वही बचेगा। डार्विन ने भले ही कॉपी करके कहीं से कह दिया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, लेकिन आज है सर्वाइवल ऑफ द, जो व्यक्ति जागृत होगा नहीं नहीं, हाँ, वही व्यक्ति ये इसमें बच मेरे सारे वीडियो में सबसे आखिरी मेरी लाइन वही थी, जो जागेगा वही बचेगा। तो हम वही कर रहे थे, जगाने का प्रयास। जागो भाई, जागो भाई, जागो भाई, जागो, बचाओ, खुद बचो। अगर अकेला आदमी बच सकता था इस पैटर्न में, तो मैं खुद बच जाता था। आपको जगाने की, मेरे को आने की जरूरत नहीं थी। जी मैं अकेला नहीं बच सकता हूँ, मैं अकेले मेरी फैमिली को नहीं बचा सकता हूँ। आप अकेले, आप और मैं एक दूसरे को नहीं बचा सकते। जब तक 60% पॉपुलेशन जागेगी नहीं, तब तक कोई बचने नहीं वाला है। जी जी, फिर सबको कैलाश बिल्कुल धाम सही बात, जाने की तैयारी करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। लोग पूछते हैं सड़कों पे क्यों नहीं आते या पूरे रूप से, तो उसका सीधा सा उत्तर है 1% लोग जगे हुए हैं और 99% सो रखे हैं। तो ये जो कार्य है या जो भी चीजें हैं, इसके लिए जब तक अवेयरनेस, मतलब वैचारिक क्रांति, राजीव भाई कहते थे, जब तक वैचारिक क्रांति नहीं होती तब तक कोई भी क्रांति धरातल पर नहीं आती, सही रूप पे वजूद पे नहीं आती, उसका अर्थ नहीं निकल पाता। तो यही आपको कुछ खेल तो समझना पड़ेगा ना, आपको जी खेल तो समझना पड़ेगा। खेल ही नहीं पता लोगों को, लोग उस खेल में खेले जा रहे हैं। उन सब क्या कहते हैं उसे, प्रोपोगंडा में, एजेंडा में, कभी अर्नव, कभी आज समझो ना, तुमको खिलाया इसलिए जा रहा है कि तुम जागो नहीं। ओलंपिक गेम जब स्टार्ट हुए थे, तब ग्रीस में बहुत बड़ी बेरोजगारी और भुखमरी की कंडीशन आई थी। तो इसलिए जी उनको जानबूझ के बिजी रखने के लिए वो ओलंपिक खेल लाए गए। बिजी हो गए लोग। तो आप लोगों को बिजी रखने के लिए तो ये सारे खेल चल रहे हैं। ये कंगना चल रही है, ये अर्नव चल रहा है, ये सिसार आए थे, बहुत कुछ जो भी चल रहा है। अभी रामदेव बाबा आए। तो बिजी तो रखना पड़ेगा ना आपको, वरना आप सोचोगे यार ऐसे कैसे लोग मर रहे हैं। तो आपको वो सोचने का मौका ना मिले, आप उन चीजों के बारे में ना सोचे, इसलिए डर का माहौल पैदा रखने के लिए ये सब बहुत जी। इंपॉर्टेंट है। और टीवी के माध्यम से डॉक्टर साहब, जैसे राजीव भाई 2009 में कहते हैं, एक स्वाइन फ्लू नहीं है, एक मीडिया फ्लू है, और माइंड कंट्रोल से इसको देखा जाता है पूरी तरह से। तो माइंड मैनिपुलेशन यही का जो गेम चल रहा है, इससे बाहर कैसे निकलेगा व्यक्ति? आप आप टीवी देखना बंद कर दीजिए। जी आप टीवी देखना बंद कर दीजिए। आप सच में देखना है ना, मैं सच में गए तो आप देखना, तो वो जो आते हैं ना कार्टून नेटवर्क, तो वो क्या डोरेमोन आता है, वो क्या क्या और कुछ आते हैं। सबसे जी पहले आपको बताओ, दो सिम्पसन जो कार्टून है, उसने कई सारी चीजें प्रेडिक्ट की है। इवन आपका जो सिंघा सिंघा बोलते ना, पुलिस वाला छोटा बच्चा, सिंघम सिंघम सिंघम, उसने लिटरली उसने कलयुग का जो कल की अवतार है उसका एक एपिसोड बनाया था उसने। तो ये अच्छा जो एनिमेशन मूवीज है, खास करके जो हॉलीवुड इसके चाइनीज डोरेमोन, उसमें तो कई सारी चीजें उसने भविष्य की बताई है, जो होने वाली है, जो होगी। टाइम ट्रैवल 2017 में आ चुका है। आप लोगों को, हमको पता नहीं है। ईश्वर सिंह राजपूत देख के आया था, उसको पता था, तो इसलिए उसने वो आपको बताना भी चाहा। उसके लिए स्पेशल मेरा एक अलग वीडियो है एडवोकेट विभोर आनंद जी के साथ, उसमें भी मैंने बहुत कुछ चीजें अच्छा बताई अच्छा। है। तो ये चीजें है, ब्रह्मनाद है, टेरेस्ट्रियल है, एलियंस है, अंडर सबमरीन्स है, आपके अंटार्कटिका के अंदर एडवांस सोसाइटीज है, बहुत कुछ है। अगर आपको और जानना चाहते हैं तो आ, आ, एक सीरीज है एचबीओ की, सॉरी हिस्ट्री चैनल की, एक्स्ट्रा टेरेस्ट एलियंस भी है, वो मुझे याद नहीं आ रहा वर्ड। तो वहां पे है, आप हिस्ट्री चैनल की जाके देखिए, उसमें उन्होंने बहुत कुछ राज खुले हैं, बहुत कुछ राज खुले हैं उन्होंने। 10 साल से आपको जगाने का ट्राई कर रहे थे। जी जी क्रिकेट जी सबसे उदाहरण है, उत्तम प्रकाश। जी जी जी। ये तो बात डॉक्टर साहब अभी तक की सीरीज की है ना, मुझे कल बड़ी हैरानी हुई, आपके संज्ञान में शायद हो। कादर खान की फिल्म है, कादर खान की 1994 में फिल्म आई है आतिश नाम से। उसमें स्टार एक्टर हाँ है संजय हाँ, दत्त है, और उसके बिल्कुल पीछे बिल्कुल, हाँ। एकदम, मतलब रेस्टोरेंट के पीछे पे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और वर्ल्ड गवर्नमेंट के बारे में साफ तौर से जिक्र है 1994 में। मुझे बताया किसी ने, तो भी किसी ने बताया ये। और खास बात जी है, जी। वो जो डायरेक्टर है गुप्ता, बॉबी गुप्ता आई थिंक, उसी की आंखें पिक्चर अच्छा थी। सॉरी, आंखें नहीं, क्या आंखें नहीं, क्या था उसका,
संजय दत्त की पिक्चर है, संजय महेश मांजरेकर वगैरह उसके अंदर। तो जी इन्हें वो है, उसको पता है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में, बताया मैंने, कहा ना आपको, ये लोगों को सब पता है, ये सब होने वाला है। क्योंकि ये लोग जाते जी हैं, जी जी। ये लोग मिलते हैं, पिक्चर की स्क्रिप्ट ऐसे ही दिमाग में नहीं आती है हॉलीवुड वालों की, कहीं से तो उनको लिंक मिली रहती है कि ये होने वाला है, ऐसे होगा वैसे होगा। तो ये सब वहीं से डिस्कशन होता है। जो बोहेमियन ग्रेव है, वो बोहेमियन ग्रेव में सब होता है। इस पे बहुत बढ़िया एक वेब सीरीज है जिसका नाम है हाउस ऑफ कार्ड्स, देखिए बहुत बढ़िया है। जी ये आशीष बारगुड़े जी, आप ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, आपको लेना है तो जाके ले लीजिए, और हम कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि वो टाइम जी खत्म हो चुका है कि इंग्रेडिएंट बताने का, वो पिछले साल था, उस पर हमने बनाई थी वीडियो। आज हम मैं एक बार बनाए वीडियो पे डबल बात नहीं करता, फिर मैंने बात किया है। जो बिल्कुल। है वो बिलगेट्स के पेटेंट में जाके पूछिए, आपको पता चलेगा कि इसमें क्या क्या है। जी जी जी, निश्चित बात है, बहुत जानकारियां डॉक्टर साहब ने हमेशा दी है, 2019 से वो बोलते जा रहे हैं। आप उनके वीडियो वगैरह जो अलग अलग माध्यमों से या यूट्यूब में अलग अलग लोगों के साथ हैं, जरूर सुनिए, एक एक जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। हमने भी साझा किया था बीच में उस वीडियो को, और वो बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंच चुका है। तो यही सब कहना है कि देखिए, जगेंगे तभी बचेंगे, डॉक्टर साहब का एक ही नारा है, और वो तो अपना कार्य ईमानदारी से कर रहे हैं। अब अंतर आपका हमारा है कि अगर हमने साहस नहीं किया, थोड़ा भी हम बाहर नहीं निकले, हम यही सोचते जाएंगे कि दूसरा ही व्यक्ति आगे बढ़ता चले जाए, मतलब वही खड़ा हो सेनापति बनकर और वही हथियार खाए और पीछे सेना ही ना हो, तो भाई साहब ये तो ईमानदारी नहीं कहती किसी के साथ भी। तो अभी डॉक्टर साहब, अब प्रसारण को हम समाप्ति की ओर ले जाते हैं, लेकिन एक प्रश्न है आपसे, बहुत विशेष है मेरा, वो हमारे राजीव वादियों के मन की बात का सबसे मुख्य प्रश्न है। राजीव दीक्षित जी को आपने कब से सुना, उनके जीवन से क्या प्रेरणा ली, और जी आज आप देखिए, किस रूप में उनके कार्यों को आगे बढ़ाते हैं? राजू जी का एक वीडियो मैंने 2008 में या 9 में सुना था। मगर तब मैं जस्ट जी कॉलेज से पास आउट हुआ था और क्लिनिक चालू किया था, और तब मैं जनरल प्रैक्टिस करता था। और जनरल प्रैक्टिस में टाइम नहीं मिलता है, सुबह 7 बजे से लेके रात के 8-10 बजे तक तो जनरल प्रैक्टिस चलती थी, तो वहां पे टाइम नहीं मिलता था। जी 2011-12 में मैंने प्योर होम्योपैथी चालू किया प्रैक्टिस। तब फिर क्या होम्योपैथी में केस टेकिंग रहता है, इसलिए अपॉइंटमेंट दिए जाते हैं, और इसलिए फिर टाइम रहता था, तो टाइम रहता तो फिर फीस पे, तब आई थिंक राजू जी को गुजर के 2 साल ही हुआ था, तो उनके नाम से कुछ भी फेसबुक पेज आया मेरे सामने, ये हुआ। फिर मैं 2012-13 से उनको सुनने लगा, और जो यानी उनका होम्योपैथी के बारे में तो सुना था मैंने वीडियो 2008-9 में, और बाकी के जो उनके एंगल थे, ये स्वाइन फ्लू के, या फिर टीके के, या फिर जीओमो के, या फिर वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, रॉकचाइल्ड के, रॉकफेलर के, गेट्स, मैंने सब देखा। मैंने कहा यार ठीक है, भारत में है कोई तो भी जो इसके बारे में डायरेक्टली बात कर रहा है। हम तो मैं तो 2005-6 से जानता था इस चीजों पे, मगर किसी को बात करते हुए नहीं सुना था, जिस तरह से आज जी लोग में आ रहा हूँ और लोग बोल रहे हैं कि कोई तो भी है भारत में जो बात कर रहा है। तब मैं बोलता हाँ भाई है ना, एक जन लड़ रहा है ना वो, तो भाई अपन अपना अपने लेवल पे करेंगे, ये जाके जाके सब पूरे इसको बताने का काम वो कर रहे हैं। उस लेवल पे अपन नहीं जा सकते, अपना काम है अपनी अपनी प्रैक्टिस करते हुए। जो आज जो लोग सोच रहे हैं कि हाँ कर रहा है ना, लड़ रहा है ना, लड़ने दो ना, अपने पे जब आएगा तब देखेंगे, तो यही हालत हुई थी मेरी। जब अपने पे आएगा तब देखेंगे। जब आई 2018 पे मेरे बच्ची के कंपलसरी ट्विटर इस पे टीके पे, तब फिर मैं उतर गया। मैंने कहा ना, जब इनके बच्चों पे आएगी ना बात, तभी ये लोग उतरेंगे, तब तक ये नहीं उतरने वाले। जब इनके घरों पे जी दस्तक जी होगी, आज ये लोगों के घरों की बिल्कुल। दस्तक देख रहे हैं, कर इनके घर पे जब दस्तक होगी, तब जी तब जी आएगी। बिल्कुल। और मैं थोड़ा लोगों से कहना चाहता हूँ, ट्विटर में @डॉक्टर विलास जगदाले, आप ये डालेंगे तो आप ट्विटर में इनसे जुड़ सकते हैं, और महत्वपूर्ण जानकारियां, क्योंकि हमारा कार्य लोगों को विचारों से विषयों पे जोड़ना है। जो विषय डॉक्टर साहब ने पकड़ा हुआ है, इस विषय से आप सभी को बहुत प्रेरित होना चाहिए, जागृत होना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए आप ट्विटर में, कम से कम ट्विटर में अभी वो पूरी रूप से सक्रिय हैं, और उनकी बातें वहां से माध्यम से आपको सोर्सेज, लिंक, कोई भी अपडेट है वो आपको मिलती चली जाएंगी। डॉक्टर साहब, अब एज अ होल अगर मैं बात करूं, आपका भी समय अब होगा आगे कार्य का, तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन ये जानना चाहता हूं कि आप क्या संदेश देना चाहते हैं युवाओं को, क्या संदेश देना चाहते हैं देशवासियों को, और क्या लड़ाई के लिए उनको तैयार, उनको किस तरह से आप करना चाहते हैं? देखो, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर मोदी साहब ने कहा इस्टेब्लिश होगी। आप तैयार हो क्या उस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को एक्सेप्ट करने के लिए? क्योंकि उस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में
आप और मैं और जो मिडिल क्लास लोग हैं वो नहीं है। तो अगर आप इसको एक्सेप्ट, वो चाहते कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाना, लोग कहते कि मैं उनका विरोध करता हूँ, तो मेरा उनसे भी कहना है कि भाई जो आप चाहते हैं कि मोदी साहब सक्सेस हो, तो मोदी साहब का सक्सेस मतलब आप उस पिक्चर में नहीं है। मगर मैं तो भाई मेरे उस पिक्चर में रहना चाहता हूँ। मैं मेरे खेती, मेरे माँ बाप, मेरे बेटे बच्चों, मेरे इनके साथ, मेरे भारत के जो भी हर बच्चा, हर जवान बूढ़े के अधिकार है जो जीने का, जो संविधान ने दिया है, उसको मोदी साहब के न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो वो हिस्सा है, जो उन्होंने हेनरी किसिंजर के साथ पिछले साल 2019 में जो मीटिंग की थी अक्टूबर महीने में, तो उनका है। तो आप भाई आप करो प्लेन, आपका 8,000 करोड़ का जो प्लेन लाया उसमें बैठो और आप चले जाओ यूएस में, वही जाके आपका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर खेलो यार, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा देश हमें जिस हालत में छोड़ दो, हम देख लेंगे हमारे देश को। जी तो जागरूक होके इसका विरोध करो। गो बैक बिल गेट्स, गो बैक हेनरी किसिंजर, गो बैक मोदी जी, आपको जहां जाना है जाओ, गो टू हेल और गो टू काशी। हमें हमारे हाल पे छोड़ दो, हम हमारा देश चला लेंगे, संभाल लेंगे। हमें मत मारो, हमारा डीएनए आरएनए चेंज मत करो। इसको विरोध करना चाहिए, कम से कम जी आने वाली पीढ़ियों के लिए तो भी करना चाहिए, बिल्कुल। और राजीव वरना भाई ने अगली सार अगली पीढ़ियां माफ नहीं करेगी। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, राजीव भाई ने सार रूप में एक बात कही है साथियों, आप सबको मैं बताना चाहता हूं एक बार और। राजीव भाई कहते हैं आजादी और गुलामी की परिभाषा क्या हो सकती है किसी व्यक्ति के लिए, वो यही है कि अगर आप सच को सच और गलत को गलत रखने का हिम्मत करते हो, चाहे फिर वो व्यक्ति आपका भाई हो। महाभारत का पूरा सार है, वध कर दो भाई का भी अगर वो अधर्म पे सवार है। लेकिन सोचने सही वाली बात है। बात यह है कि हमने आज देश में कुछ लोगों की निष्ठा है, आपके किसी नेता के प्रति हो, किसी व्यक्ति के प्रति हो, संगठन के प्रति हो, पार्टी के प्रति हो, लेकिन जब बात भारतीयता की आती है, जब राष्ट्र की बात आती है, तो आपने अपने सगे भाई का भी, ये जब हमारी पुराण कहता है, हमारा अध्यात्म कहता है, तो आखिर अगर हम इसके संग भी अगर हम इसका ढोंग कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं, तो भगवान, ये तो दुनिया क्या माफ करेगी आपको। अगर आप भगवान को मानते भी हैं गलती से, तो ईश्वर तो आपको, भगवान तो आपको माफ नहीं करने वाला। तो आगे बढ़िए। महाभारत ही इसीलिए रचा गया था, महाभारत ही इसलिए वो उदाहरण था, क्योंकि महाभारत के हार्डली 20-25 साल बाद, भारत के 25 और वो एक 100-125 साल बाद कलयुग की शुरुआत हुई। तो बिल्कुल उस कलयुग में किस तरह से रहना चाहिए, कलयुग में किस तरह से धर्म की स्थापना करनी चाहिए, किस तरह से धर्म पालन करना चाहिए, उसी लिए महाभारत का एग्जाम्पल था, वो एग्जाम्पल दिया गया था। मगर लोग उसको सिर्फ एक एक्सेप्ट करते हैं, हाँ ठीक है एक स्टोरी थी, एक हुआ था, कृष्ण जी आए थे, कृष्ण जी को लो उसकी पूजा करो, हो गया। कृष्ण जी की पूजा करना नहीं, कृष्ण जी ने कर्म ही को इम्पोर्टेंट देते हुए कर्मण्यवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, तो आप कर्म करो, कर्म को इम्पोर्टेंट दिया है, और यही लोग भूल गए हैं। जी निश्चित बात है। अब ये चीज समझ के कोई व्यक्ति ये सोचे कि कोई व्यक्ति या डॉक्टर विलास जगदली जी सनातनी ना हो, हिंदुओं हितों से हटकर बात करते हो, तो जो व्यक्ति जी रहे हैं उसका शास्त्र के सार बता रहे हैं, तो समझिए अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण विषय है दोस्तों, बहुत कठिन है। डॉक्टर विलास जी की जगह रखकर देखिएगा, डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी की जगह पर रह के देखिएगा, तरुण कोठारी जी की जगह पर रहकर देखिएगा, कितना मुश्किल होता है व्यवस्था के विरोध में लड़ना, और उसके एकदम पैरेलल नहीं चल के, बल्कि उसके एकदम अपोजिट चलना, जो वो धारा समाज में दे रही हो। बहुत कठिन होता है, महसूस कीजिए। एक तहसीलदार से लड़ने की किसी की हिम्मत नहीं है, एक जिला के छोटे से तालुका में अगर आप चले जाए, किसी की हिम्मत नहीं लड़ने की होती। लेकिन अगर सत्ताओं से जा बड़ी जो व्यवस्था होती है उससे लड़ने के लिए कोई आवाज आगे आती है, तो वो आवाजें ऐसे ही रूप में वो आगे निकल कर आती है, तो उनका साथ दीजिए। और डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। कभी भविष्य में भी ऐसा समय आता है तो हम आपको वापस आमंत्रित करेंगे, और बहुत अच्छे से आपने अपनी बात रखी है। आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, अब हम प्रसारण को विराम की ओर लेकर जाएं। मैं धन्यवाद देता हूँ विकास पाटनी जी और उनकी पूरी टीम का, क्योंकि देखिए मेरा जितना हो सके उतना मैंने मेरे मेरे चैनल के थ्रू या फिर मेरे फेसबुक के थ्रू मैंने किया प्रचार। अब उन लोगों को ये पता है कि भाई ये तो रुकने वाला नहीं है, तो इसलिए मेरे वो फेसबुक भी जनवरी महीने से अब और कही थी कि 5 या 6 दिन है मेरा फेसबुक ब्लॉक रहेगा, क्योंकि 5 या 6 दिन बाद वो खुलेगा। तो मैं वहां पे अब कुछ डालूंगा नहीं पोस्ट, क्योंकि मैं अगर ब्लॉक हो जाता हूं तो पूरी इंफॉर्मेशन पूरी ब्लॉक हो जाती है जो आप तक मैं बिल्कुल पहुंचाना चाहता हूं।
तो इसलिए मैं आगे भी जो भी रहूंगा थोड़ा सा कोड वर्ड में या फिर डालने का ट्राई करूंगा कि ब्लॉक ना बैठे। यूट्यूब भी है वो आप 8-10 दिन का और रहेगा, मगर फिर भी मैं ट्राई करूंगा कि भाई उस पर भी जाके कुछ और अभी डालू नहीं, क्योंकि 2 स्ट्राइक जी हो चुके हैं, तीसरा बैठा तो पूरा का पूरा चैनल उड़ जाएगा और वो पूरे 250 वीडियो मैं फिर से बना नहीं सकता, क्योंकि जी एक एक जी वीडियो 1.5-1.5 घंटे का है। मुझे 250 वीडियो यानी कम से कम आप सोचो 365 डेज में से मैंने वो 250 वीडियो डाले हैं वहां पे। तो वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है जो इन्फॉर्मेशन, इसलिए वहां पे अब कुछ डालने जैसा कुछ इतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं, क्योंकि सब वहीं पे है, पूरी बिल्कुल इंफॉर्मेशन उन्हीं वीडियोज में है। तो जी यहाँ पे अब आके फिर से वही रिपीट रिपीट करने में कोई मजा नहीं है। जी और एक है कि मुझे कल किसी का तो फोन आया था कि डॉक्टर साहब आपका जो वीडियो है आप उसकी सीडी क्यों नहीं बनाई। हाँ तो एक्चुअली मेरे पास आपने देखा आपके साथ में 1.5 घंटे से अभी हूँ लाइव, 1.25 घंटे हो रहे हैं। तो ऐसे ही और जी 2 दिन बाद फिर से वीडियो है, फिर से इंटरव्यूज है, सब चलते रहता है। तो अगर कोई है भाई जिसको लगता है कि ये चीजें आप कहीं और किसी तरह से फॉर्म में या फिर हम्म, आपके यूट्यूब किसी वेबसाइट पे डालना चाहते हो या फिर जी आपकी सीरीज बनाना चाहते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये पूरी जी इंफॉर्मेशन पब्लिक है, पब्लिक की जानकारी के लिए मैंने दी है, आप कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और आप सभी को है जो जानकारी मुझे है, अगर मैं रोक के रखता था या राजू भाई अगर रोक के रखते थे के पास, तो समाज के किसी काम की नहीं होती थी। आज बिल्कुल मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है, आप आपके थ्रू और लोगों को बताइए, क्योंकि जिस तरह से आपको अधिकार था ये इन्फॉर्मेशन मिलने का, वैसे ही उनको भी अधिकार है इन्फॉर्मेशन जानने का, जी क्योंकि वो अकेले आप नहीं बच सकते। निश्चित क्योंकि निश्चित जो है वो संगठित है, वो बिल्कुल संगठित है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन, वो संगठित है, वो संगठित होकर काम कर रहे हैं। आपको भी संगठित होना होता है, आपको भी बिल्कुल संगठित होके कामगार हो, स्टूडेंट्स हो, बेरोजगार हो, किसान हो, इन सब को एक साथ खड़े होके इस षड्यंत्र को, इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को आपको जगाना होगा। किसान आंदोलन में इसके होल्डिंग्स लगाओ, गो बैक मोदी, गो बैक बिल गेट्स, गो बैक रॉकफेलर, गो बैक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये लगेंगे, इंटरनेशनल मीडिया दिखाएगी, तभी आप और हम बच सकते हैं। रही बात कोई आपको फोर्स करेगा, लेटर लिख दीजिए चीफ मिनिस्टर को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को और पुलिस स्टेशन को, संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है और ये लेटर आपको पूरी तरह से अधिकार देगा कोर्ट में जाने का। आप रिट पिटिशन जी दाखिल कर सकते हो, 18 से 20 हजार रुपए में रिट पिटिशन दाखिल होती है। अब ई कोर्ट आया है तो मे बी 45,000, 42 या 45,000 तक वो जाएगा खर्चा। अगर वो नॉर्मल था तो 18-20 हजार में हो जाता था, मगर अभी ई कोर्ट आया है, सब स्कैन करना पड़ रहा है। तो 45,000 में आपकी नौकरी बच सकती है, आपका भविष्य बच सकता है। पहले लेटर लिखिए जी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, चीफ मिनिस्टर और पुलिस स्टेशन को, हमारा संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है। जी देखिए लेटर की ताकत देखिए, जी आपको नहीं पता बिल्कुल लेटर सही की ताकत, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट लेटर लिखिए। जी डॉक्टर साहब एक चीज छूट जाएगी, वो रहती है कि डॉक्टर विलास जगदली जी कैसे लोगों को ट्रीटमेंट देते हैं, वो क्या इसमें उनको देना चाहते हैं राय वगैरह, क्या वो जी दवाइयाँ लें देखिए, क्या मेरा कैसे? होम्योपैथी, मेरी जी होम्योपैथी ट्रीटमेंट है, क्लासिकल होम्योपैथी करता हूँ मैं। और क्लासिकल होम्योपैथी में पूरी हिस्ट्री ली जाती है, मेडिसिन दी जाती है। और इसमें बहुत से मैंने कैंसर फर्स्ट स्टेज कैंसर के पेशेंट किए, किडनी फेलियर के पेशेंट नीट किए, ऑटिज्म के बच्चे नीट किए, डिलेड माइलस्टोन किया, इनफर्टिलिटी की। तो इसकी लास्ट मंथ में मेरे 3 पेशेंट्स के गुड न्यूज आई है। तो इनफर्टिलिटी भी ट्रीट करता हूँ मैं। जी वेट लॉस मेरी एक्सपर्ट स्पेशलिटी है। हेयर हेयर ट्रीटमेंट भी करता हूँ। तो आप मुझको कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा जगदाड़े क्लिनिक पेज है फेसबुक पे, उस पर आप मैसेज कीजिए। तो वहाँ पे आपको मैं नंबर दूंगा, आप कंसल्ट कर सकते हैं। और जी रही बात जो पिछले साल महामारी की थी, आर्सेनिक एल्बम में उसका पेंडेमिक मेडिसिन था, अब महामारी रही नहीं है। अब 5G टेस्टिंग चल रहा है, जैसे टेस्टिंग होता है वैसे पेशेंट आते हैं, मरते हैं, सारी का पेशेंट बन जाता है, सारी तो समझ लीजिए 5G टेस्टिंग यानी जी इसके सिम्टम को ही इन्होंने लेबल चिपकाया है। 5G से कोविड नहीं होता है, 5G के साइड इफेक्ट को इन्होंने लेबल दिया है। पुरानी चीज जी को लेबल चिपकाना, ये हिंदुस्तानी गाने की वो जो था ना, फिर भी दिल हिंदुस्तानी की वही बात है ये।
पुरानी लेबल को चिपका के नई बीमारी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को शेयर करने से ज्यादा, फिर मैं कहना चाहता हूं कि शेयर की यहाँ बात नहीं है, यहाँ विचार करने की ज्यादा जरूरत है। विचार कीजिए, क्योंकि हमारे साथ थे डॉक्टर विलास जगदाले जी, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से जो जानकारियां देते रहे हैं उन्होंने रखी हैं। राजीव भाई दीक्षित जी के समर्थकों के मध्य में ये जो प्रसारण श्रृंखला चालू की गई है राजीववादियों के मन की बात, उसमें जिस तरह से डॉक्टर विलास जगदाले जी ने अपनी बातें रखी, हम उनका बहुत अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। और एक राजीव भाई की महावाणी के साथ इस प्रसारण को मैं विराम देना चाहता हूं। आप सभी सुनिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम। राजीव भाई अमर रहें। जय राजीववाद। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं।